ओके ठीक है। अच्छा वो भी लेना पड़ेगा। ठीक। तो हम लोग जो शुरू करेंगे अभी बिहार पीसीएस को लेकर के, तो पहले तो मुझे लगता है कि मेंस की तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अब मान के चलिए कि बीपीएससी जब से हम लोग दे रहे हैं, मतलब मैं पहली बार 53 से 55 जो है उसमें दिया था, और 66 लास्ट हुआ था मेरा हम लोग का, है ना। तो उस दौर में अगर हम बात करें तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला ना कि आपको 6 महीने, हाँ ठीक है, कि 6 महीने आप लगातार मेंस की तैयारी कर सके। कभी ऐसा नहीं। 64 में तो ऐसा हुआ कि 63 जो है 63 का इंटरव्यू देने गए हैं, 64 का प्री देने गए हैं, और 65 पता लगा उसके 2 महीने बाद। जैसे इस बार भी अभी मैं पटना से इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ परफेक्शन में, तो वहाँ भी मैंने यही देखा कि जो है बच्चे 3 से 9 तक मेंस दे रहे हैं, और उसी बीच में इंटरव्यू भी देंगे, और फिर 20 21 22 को ऑप्शनल देंगे। तो इसमें सुधार होती नहीं है ना। और हम लोग 5 5 बार मतलब लगातार इंटरव्यू देने के बाद भी वहाँ रहे। इसके पीछे कारण था कि यूपीएससी का जो दिमाग में फोबिया था ना मुखर्जी नगर में, तो ये अगर हट गया होता, जैसे आप लोग यूपीएस आ गए सीधे बीपीएससी, तो ये एक बहुत बड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि लगता है कि सब एक ही जैसा है, लेकिन लगने से कुछ होता नहीं है। अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, तो ये कह लेंगे कि जो 72 मार्क्स के जो आपके स्टैटिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बिहार में। अगर वो सही हो गया तो उसी दिन आप मान लीजिए ना कि आपकी इंटरव्यू कॉलिंग हो रही है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था अब तो नहीं रहा। तो अब जो मेन फोकस्ड है वो ये है कि आपको प्रत्येक वीक में एक निबंध लिखना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर निबंध में 180 नंबर लाना बहुत चैलेंजिंग काम है, और 180 के नीचे लाने का मतलब है कि तो कभी मार्क्स अभी आया नहीं है निबंध वाला, इसलिए हम लोग बहुत अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। 68 वाला कभी मतलब इंटरव्यू में चल रहा है, 69 का अभी जो है वो मेंस ही होना बाकी है। तो बहुत कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरिट जिस तरह से चल रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिस तरह बूम हो रहा था, जैसे हिंदी बूम हो गया, सोशियोलॉजी बूम हो गया, है ना। तो ये लगता है कि बिहार में निबंध आने के बाद 10 15 नंबर की गिरावट होनी चाहिए फाइनल सिलेक्शन में। जैसे मान लीजिए इस बार अगर 553 55 के आसपास था कट ऑफ, तो 540 मतलब इतना होना चाहिए, क्योंकि निबंध में 200 नंबर नहीं आ सकता, और निबंध में 200 नंबर लाने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। घर से कम 100 निबंध लिख के जाने पड़ेंगे। तो आज तो हम लोग की पहली क्लास है, तो मैं चाहता हूँ, इंटरव्यू इसमें देने वाला कोई है बीपीएससी का? इंटरव्यू नहीं दिया है आप लोगों ने? अच्छा, मतलब नया सीजन में आ गए हैं आप लोग 68 के बाद। अब तो प्री निकालना चैलेंजिंग हो गया, पहले प्री ऐसा नहीं होता था। पहले ये था कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे हैं मुखर्जी नगर में बैठ करके, और एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं, तो प्री हो जाता था, है ना। मेंस भी हम लोग 8 दिन 10 दिन पढ़ के देते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत टैलेंटेड थे, मतलब ये था कि मौका नहीं मिलता था। और दूसरा, एक ही साथ 3 दिन एग्जाम, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी। और हम लोग के साथ जो बहुत कमज़ोर बच्चे थे, जो प्री फेल कर जाते थे, वो भी बच्चे, लेकिन अगर वो फोकस कर लिए ना कि हमको यूपी ही देना है, तो एसडीएम हो गए वो। या फिर जो हम लोग के साथ आईआईटी के बच्चे थे, उनका दिमाग में एक ही बात था कि यूपीएससी देना है, वो भी सिलेक्ट हो गए। देखिए, जिन्होंने तीनों एग्जाम दिया और प्री हो जाता है, तो मेंस कोई छोड़ता नहीं है। तो दौड़ दौड़ के मेंस, इलाहाबाद में एग्जाम खत्म हुआ, उसके अगले दिन बिहार का प्री है, तो वहाँ भी पहुँचे हुए हैं। तो वैसा मत करिएगा आप लोग बस। बाकी मुझे लगता है कि पीसीएस बनना टफ नहीं है, आसान है।
और 17वीं बीपीएससी में जिस तरह से 70th बीपीएससी में जिस तरह से आपकी काम चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सा सेक्टर होगा कि इसमें आप चीज़ों को डेवलप करें। हिस्ट्री को हम लोग दो भागों में देखेंगे। एक तो जो प्राइमरी स्टेज है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में इसका क्या रोल है और किस तरह से हमें डेवलप होना चाहिए, और दूसरा मेंस। इंग्लिश मीडियम किसी का है इसमें? सब हिंदी मीडियम? क्यों? हाँ, इतना चलेगा ना? चलिए आगे ठीक है, मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी विगत मान के चलिए कि 1 साल के अंदर में मैं जहाँ जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ सब जगह इंग्लिश मीडियम ही बैच, प्योर इंग्लिश मीडियम। जैसे ईजी में मैं फैकल्टी हूँ यहाँ, तो यहाँ भी इंग्लिश मीडियम का ही बैच लेता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम, हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा है ना, बीपीएससी में जितनी बार हमने दिया एग्ज़ाम। पहले तो 2 होते थे, तो हिस्ट्री और हिंदी दोनों विषय था। देखिए दोनों एग्ज़ाम की प्रवृत्ति अलग अलग है। अगर हम बात करें, पहले होता क्या था कि लोग कहते थे कि घटना चक्र को पढ़ लीजिए, लुसेंट को पढ़ लीजिए, तो प्री के एग्ज़ाम में आपके 35 के आसपास क्वेश्चन पूछता है वो हिस्ट्री से, मतलब 30 प्लस और 40 के नीचे, बिलो 40 और एबव जो है 30 क्वेश्चन पूछता था। तो ये सही भी था, मान के चलिए घटना चक्र को पढ़ लिए तो आपको 20 क्वेश्चन मिल जाते थे, और लुसेंट टाइप की 2 और किताबें बिहार से और कुछ प्रीवियस पेपर को देख लिए बिहार का, तो उससे मतलब आपका 10-30 हो जाता था, 5 क्वेश्चन छूट जाते थे। लोग की चैलेंज नहीं था, लेकिन 68-69 से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है ना। अब क्या है कि अब इस सब काम करेंगे आप, जो काम आप पहले करते थे, तो आपके नंबर आएंगे 55 से 60 नंबर। देखिए बिहार ने अब चेंज क्या किया है, बच्चों के बीच और टीचरों के बीच एक बहुत बड़ी सी समस्या ये आ गई है कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा सा भौकाल, जिसको कहते हैं हम, एक दायरा सेट कर दिया है कि अब प्री बहुत टफ आ रहा है, बहुत प्री टफ आ रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम बिहार पीसीएस के परिदृश्य से देखें तो 150 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 70 से 75 क्वेश्चन टफ और 75 से 80 क्वेश्चन के आसपास आज भी आसान पूछा जा रहा है। सच है कि नहीं? मतलब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि 150 क्वेश्चन कथन कारण वाला हो गया है, यूपीएससी पूरा फोकस कर देता है, ऐसा नहीं है। आपको चुन चुन के आप करना शुरू करिएगा तो ये जो 75-80 क्वेश्चन है, यहाँ आपको 55 से 60 क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आपके पास चैलेंजिंग जो है ना, वह 30 से 35 नंबर है, और ये 30 से 35 नंबर चैलेंजिंग के लिए जो आपको अलग प्रोसेस करनी होगी, यहाँ से 10 नंबर और निकालना होगा, और इसको करिए 65 से 70, और फिर यहाँ से निकालिए आप 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, और आपकी जो कट ऑफ होनी चाहिए वो 95 से 100 के बीच होनी चाहिए। 95 से 100 के बीच होने के लिए आपके पास अटेम्प्ट जो है वो 115 से 125 के बीच होनी चाहिए। इसके ऊपर भी करेंगे तो फेल कर जाएंगे, क्योंकि निगेटिव जो है वो 1/3 है, और ये बहुत खतरनाक होता है। 0.33 एक बहुत खतरनाक है। इसके पीछे कारण ये है कि 1/4 में थोड़ा सा समझ में आता है रिस्क, इसमें रिस्क नहीं लेंगे। अब हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे पास जो 150 क्वेश्चन है, प्री तो आप दे ही रहे हैं, मेंस में समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रीलिम्स में मैं सिर्फ हिस्ट्री को आज टच कर लेता हूँ, बाकी विषय को टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जैसे पार्ट 1 के विद्यार्थी होते हैं आप, तो फिर मैं ये कहता कि हिस्ट्री से 30 से 35 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन, तो ऐसा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि आप मुखर्जी नगर रह रहे हैं और इस स्टेज में है, तो फिर इतना करने का कोई प्रश्न बनता नहीं है। हमारे पास जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, और इसी क्वेश्चन को हमें करना है। दूसरा एक और बात भी समझ लीजिए
कि जिस क्वेश्चन पे आप पूर्णतः भरोसा कर सकते हैं ना बिहार के एग्जाम में, उसमें एक सेक्टर है हिस्ट्री, जिसको आपने तैयार किया है। तो जिन्होंने हिस्ट्री बहुत ढंग से तैयार किया है तो वो 80% नंबर ला सकते हैं। अगर आपका दिन है तो फिर 90% भी हो जाएगा, लेकिन दिन नहीं है और प्रॉपर चैनल में तैयारी आपने किया है तो 80% तो आप जरूर कर लेंगे। अब 80% करने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा और कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ये दोनों चीज़ों को देखिए। अब हम 2 स्टेप में इसको देखेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एग्ज़ाम की हमें पास करनी हो, वो प्री या मेंस से, तो हमें प्रीवियस पेपर को देखना होता है। तो प्रीवियस पेपर को हम 2 रूप में देखेंगे। एक तो आपका 56 से 59 बीपीएससी से लेकर 67th बीपीएससी, ये एक ट्रेंड होगा। और दूसरी जो ट्रेंड होगी हमारे पास वो 68th बीपीएससी से 69th। और जो हमारी टारगेट होगी वो 70th बीपीएससी। यही है ना? ये पैटर्न जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया है। अब इसको हमें फॉलो नहीं करना, और ये पैटर्न को भी इसमें शामिल हम कर लेंगे 69 70 में। अब करना क्या क्या होगा हमें, सबसे पहले हम समझेंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, और इसके जो सेक्टर हैं वो 3 हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आप लोग कहेंगे कि हिंदी नहीं लिख रहे हैं, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब जो क्वेश्चन आपके पैटर्न हैं, अगर हम उसको देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से, और 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से। ये बीपीएससी का ट्रेंड है जो अभी चल रहा है इतिहास में। अभी अगर तैयारी के नाम पर आपको देखा जाए, 69 आप लोगों ने दिया होगा, दिए थे तो नहीं दिया था आपने? 70वीं पहली बार होगी। अच्छा, कोई नहीं। तो जो 69 में हम मार्क्स नहीं पूछ रहे हैं, आप मतलब सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में 2 घंटा आपने गुजारा है कि नहीं। ये 2 घंटा गुजारने पे आपको पता चल जाता है कि हमारी क्या क्षमता है और क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों ने फील किया होगा कि मतलब जो बहुत सिस्टमेटिक नहीं पढ़े हैं उनके क्वेश्चन यहाँ 30 नहीं सही होंगे। अगर 30 क्वेश्चन पूछा गया है तो 28-27 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, वो 18-20 हो जाएगा, 15-16 हो जाएगा। अब आपको हिस्ट्री को बहुत ढंग से करने के लिए 2-3 बातों को फोकस करना पड़ेगा। एक तो ये कि एंशिएंट जो है, मिडिएवल और मॉडर्न, ये तीनों की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, 11 और 12 की। ये किया है आपने कि नहीं? ये एनसीईआरटी जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरा जो है, एक किताब और भी, स्पेक्ट्रम, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगा फिर मेंस के दरमियान, है ना। स्पेक्ट्रम सिर्फ जो है वो मॉडर्न के लिए है। और इसके बाद
प्रीवियस पेपर बीपीएससी का, अगर आप घटना चक्र जैसी मैगजीन अगर उठा लेते हैं तो वहां से यूपीएससी वाले क्वेश्चन और यूपीपीएससी वाले क्वेश्चन कभी कभी रिपीट कर लेता है, या फिर उसके जो बॉक्स है ना घटना चक्र में, इन बॉक्स को जरूर पढ़िए। ये जो इस तरह से बॉक्स बन के इसमें लिखा होता है जो, हाँ, ये जरूर पढ़िए बॉक्स को। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ये किताब 2 से 3 टाइम्स पढ़ लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। स्पेक्ट्रम जो है वो 3 से 4 टाइम्स पढ़ लीजिए, और ये भी 2 टाइम्स पढ़ लीजिए। हैं? हाँ हाँ हाँ, तो मैं 4 टाइम्स, इसीलिए मैं 4 टाइम्स बोला हूँ। इसमें करना क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपकी सीटिंग हैबिट अगर 6 घंटे अगर आप ले जाते हैं किताब, तो 1 घंटे में वो पतली सी छोटी सी बुक है, 1 घंटे में 10-12 पेज पढ़ेंगे, तो 60 पेज 70 पेज तो पढ़ लेंगे एक दिन में, है ना। तो मान के चलिए कि 12-13 दिन में किताब वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब उसका ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेनी टाइम्स आपको रिवीजन करनी है। जब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे ना तो 5 घंटे में 80 पेज पढ़ेंगे और याद उससे ज़्यादा होगा। जब थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो 90 पेज पढ़ेंगे और याद उससे ज़्यादा होगा। और 4 टाइम्स के बाद आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। 1-2 टाइम्स बाद में फिर मेंस के लिए पढ़ लीजिएगा। बहुत पहले शेक्सपियर ये कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति 10 पुस्तक को 10 बार एक बार पढ़ा है तो मैं उससे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक पुस्तक को 10 बार पढ़ा है तो उससे मिलने की उत्सुकता भी बनी रहती है और डर भी बना रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति स्कॉलर है ना। तो हमने एनसीईआरटी के बाद आपको पूरा मॉडर्न के लिए कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मात्र एक बुक स्पेक्ट्रम। एनसीईआरटी तो नॉर्मली आपको जानना चाहिए, है ना। और ये घटना चक्र ये सब तो ऐसा है ना, ये जो इसमें आप जो है अगर इसकी 600 पेज की घटना चक्र की बुक होगी और मान लीजिए 4000 क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें 3000 ही क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन रिपीट होता है घटना चक्र में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। जैसे टॉपिक वाइज उसमें होता है, प्रत्येक टॉपिक, जैसे एक हो गया मुगल हो गया, तो मुगल में मान लीजिए आप बाबर की बात कर लेते हैं, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से पढ़ते हैं। तो जब आप अकबर को खोलेंगे तो अकबर में मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन पूछा गया है पूरे 10 सालों में, पूरे इंडिया के एग्जामों में। तो अगर 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन ही मिलेगा जो है, 30 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, उसको भी घटना चक्र ने दोबारा लिख दिया है। तो किताब मोटी दिख रही है, लेकिन वो किताब मोटी है नहीं, पढ़ते जाना है। क्योंकि आप मेनी टाइम्स जब पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपके दिमाग में। दूसरा ये भी है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ऐसा है ना कि जब आपका दिमाग क्लिक करेगा 4 ऑप्शन देखेंगे और एक बार वो किताब आपके दिमाग से गुजरा है बातें, तो बता देगा कि यही सही है ना। क्योंकि बीपीएससी में, ये मैं मिटाऊं, आ जाइए। बीपीएससी में एक बहुत बड़ी सी बात है, जैसे 150 नंबर का आपका 150 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो शुरुआत में जो आप क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन आपका होगा 55 से 60। इतने क्वेश्चन ही फर्स्ट स्टेज में आप कर पाएंगे। प्रथम स्टेज में इतना क्वेश्चन ही होगा जो आपको याद मिलेगा और आप कर लेंगे। ठीक से तैयारी किए हैं तो 50, 55, 60 क्वेश्चन मिल जाता है। आपको करना कितना है, 90 प्लस। अब 30 क्वेश्चन के लिए आपको सेकेंड स्टेज में फिर जाना पड़ेगा। और सेकेंड स्टेज का मतलब है उस क्वेश्चन को जिसमें 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब 2 ऑप्शन को आपने कहा कि ये 2 तो नहीं होगा, 2 में हमें डाउट है, उसको भी अटेम्प्ट लेना है ना। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में फिर आपको जाना होगा, और थर्ड अटेम्प्ट में या थर्ड स्टेज कह लीजिए, थर्ड स्टेज में आपको 4 ऑप्शन में एक पता है
कि नहीं हो रहा है, और एक पता है कि ये नहीं होगा, और 3 में डाउट हो, तो फिर उसको भी अटेम्प्ट लेना होगा। लेकिन ये थर्ड स्टेज आप कब लीजिएगा, जब ये दोनों मिला करके 100 प्लस ना हुआ हो। लेकिन पता लगा कि ये दोनों मिलाकर ही कि आपका 110 हो गया है ना, तो फिर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि 150 वाले अटेम्प्ट में और कोई आपसे कहता हो कि 140 हम करके आए थे और हमारा हुआ था, तो ऐसा रिस्क आप मत लीजिएगा, क्योंकि आपको एक अटेम्प्ट मिला है और इसी में सेलेक्ट हो जाना है। क्योंकि 70 जिस तरह से मौका दे रहा है ना, जो भी बच्चे सीरियस हैं, खास करके अगर आप देखें, मतलब जो बच्चे बीपीएससी को दे रहे हैं और सिर्फ बीपीएससी को, तो उनकी एक प्लान होगी कि आप जनवरी से लेकर के और पूरे मई जून तक वो लगातार मेंस पढ़ेंगे। जो आप अब जो क्वेश्चन हम अब आगे हम चर्चा करेंगे इस पर, इसे मिटाऊं मैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक स्टेप बांटा था कि बीपीएससी की अब लेवल 2 टाइप का हो गया है, 70 से 75 क्वेश्चन ऐसा जो आसान सा है ना, और 75 से 80 क्वेश्चन ऐसा जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका बढ़ गया है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन जो है वह इजी हो गया। अब ये जो 75 से 80 क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना, ये पता है क्यों बोल रहे हैं आप? इसके पीछे कारण ये है ना कि आपने एग्जाम के पहले मेंस की तैयारी नहीं किया है, और मेंस की तैयारी नहीं किया है तो कंसेप्ट के लेवल पे जाकर के आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जब कंसेप्ट आपका अच्छा नहीं होगा ना, तो जिस क्वेश्चन में ए, बी और सी टाइप के चॉइस दिए रहेंगे, उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे आप। या फिर किसी में ए सही है, बी गलत है, ए बी सही है, ए सही है, सी गलत है, ऐसे क्वेश्चन को आप क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे कारण है कि आपकी मेंस की जो तैयारी है ना, वो बहुत स्टैंडर्ड नहीं है। अगर मेंस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है ना, तो 20-22 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा, और 60 वहां से 80 के आसपास पहुंच गए। फिर आपको प्री फेल करने कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए एक प्लान जो आपके पास हो, वो इसी है। हाँ, नहीं है। हम्म। अब देखिए, जैसे आप आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे, आपको एंशिएंट मिडिवल नहीं पता होगा तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ पाएंगे आप? नहीं पढ़ पाएंगे ना। जब आपको ये पता नहीं है कि मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है बिंदुसार, और उसका पुत्र अशोक, और फिर ये लोग की पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पता नहीं है, तो इन लोगों की आर्ट एंड कल्चर, पॉपुलर आर्ट, रॉयल आर्ट आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो जब प्रीलिम्स के लिए आप इनको पढ़ेंगे और फिर आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में एक बात बैठेगा कि अच्छा, ये व्यक्ति थे और इनके यहाँ आर्किटेक्ट में ये गोल्डन पीरियड हुआ, या आर्किटेक्ट में ये डेवलपमेंट हुई, यहाँ पे मंदिरों का इतिहास ऐसा है, यहाँ पे चित्रकला ऐसा है, यहाँ पे स्थापत्य कला ऐसा है, यहाँ की जो है बनावट इस तरह की है, इनकी बनावट जो है वो नागर शैली में है, इनकी बनावट द्रविड़ शैली में है, इनकी बनावट बेसर शैली में है। ये आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि आफ्टर गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्त वंश के बाद, गुप्त काल से ही मंदिर की शुरुआत होती है, तो आफ्टर गुप्ता पीरियड आप साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को विभाजन नहीं करेंगे। जब चोल, चालुक्य, पाल, उसके बाद राष्ट्रकूट, होयसल, यादव, है ना, इन सारे वंशजों को आप नहीं जानेंगे। और यहाँ अगर हम उत्तर भारत में जब आते हैं, तो फिर राजपूताना डायनेस्टी, जैसे चौहान हो गया, आपका जो है चंदेल हो गए, आपके पास सोलंकी डायनेस्टी हो गया, आपके पास जो है वो आपके राठौर हो गया, या फिर पूरे नॉर्थ इंडिया की डेवलपमेंट में ये कह लें कि नए शासन की विकास की अवस्था हो गया। जब इसको नहीं जानेंगे और फिर बेसर शैली को नहीं जानेंगे, तो फिर इनको अब नहीं जानेंगे, और फिर आपको कहा जाएगा कि
उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और उत्तर और दक्षिण में मिला करके बेसर शैली। तो आप पूछेंगे कि उत्तर भारत कौन और दक्षिण भारत कौन, समझ से आएगी ना। तो जैसे आप हम बांटते हैं अर्ली मिडिएबल पीरियड उसको बोलते हैं, मतलब कि पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल का टाइमिंग है 712 से 1206, 712 से 1206। तो उसके दोनों के 712 से 1206 के बीच की जो चर्चा होगी ना, उसमें हम उत्तर भारत के इतिहास अलग पढ़ेंगे, जहां मेन फोकस होगा राजपूताना डायनेस्टी। और दक्षिण भारत के इतिहास की बात करेंगे तो वहाँ पे हम जो है आपके जो चोलईपुरम की बात करेंगे, संगम काल के डेवलपमेंट की चर्चा कर लेंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि संगम एक अलग सा वंशज है जो दक्षिण भारत में डेवलप हो रहा है, और उत्तर भारत में जैसे उसी के साथ आप देखेंगे पाल वंश की भी बात हो जाएगी, है ना। धर्मपाल, क्योंकि पाल वंश आपकी परंपरा में है। पाल आपका आर्ट है, पाल आर्ट, मौर्य आर्ट है। तो मौर्य आर्ट के आप दौर में देखेंगे कि जो 323 BC आफ्टर द डेथ ऑफ घनानंद, है ना, घनानंद की मृत्यु के बाद अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करेगा। तो जब मौर्य वंश की स्थापना करेगा तो मौर्य वंश की स्थापना करेगा तो मुख्यालय बिहार का पाटलिपुत्र होगा, जिसको उदयन ने बसाया। तो आपको देखना होगा कि पाटलिपुत्र के आसपास की जो है एरिया में कौन से विकास हुए। तो जितने भी विकास पाटलिपुत्र के आसपास हुआ वो सब रॉयल आर्ट में हो जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति जैसे वो आकर के मथुरा में विकास करेगा, वो सांची में स्तूप का निर्माण करेगा, तो ये सब पॉपुलर आर्ट का हो जाएगा। क्योंकि जो है पॉपुलर आर्ट का मतलब प्रसिद्ध कला हो गया, और रॉयल आर्ट का मतलब शाही कला। तो शाही कहाँ भाई, जहाँ पे राजधानी है। राजधानी पाटलिपुत्र क्यों बनाया गया फिर आप जानेंगे। तो आपको देखना होगा कि उस समय की जो इकोनॉमिकल आधार था उसके पीछे दो कारण थे, एक तो एग्रीकल्चर और दूसरी जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिन है वो है गंगा बेसिन। और गंगा जो निकलती है उत्तराखंड से, वह बिजनौर में इन कर जाती है यूपी में, बिजनौर से फिर कानपुर होते हुए इलाहाबाद, और बिहार में इन करते हुए बिहार के पटना मुजफ्फरपुर, सॉरी बिहार के पटना भागलपुर होते हुए वो बंगाल में चली जाती है। तो आप उत्तर प्रदेश से बंगाल के जो बीचों बीच एरिया है वो पाटलिपुत्र पड़ता है, उसको राजधानी बना दिया जाता है। और जब राजधानी बनता है तो आपको जाहिर सी बात है कि हम जब 600 BC से 400 BC के दौर में हम लोग जब महाजनपद पढ़ेंगे तो 16 महाजनपद होगा, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में होंगे, है ना, 8 महाजनपद यूपी में होगा, 1 महाजनपद मध्य प्रदेश में अवंती, 1 महाजनपद राजस्थान में मत्स्य, 1 महाजनपद जो है असमक जाकर साउथ इंडिया में गोदावरी वाला एरिया में, 1 महाजनपद जो है वो गंधार प्रदेश, और 1 महाजनपद जो है आपका अफगानिस्तान वाला राजापुर हाटक वाला, है ना। तो 16 महाजनपद की जब चर्चा करेंगे तो उसमें बिहार में 3 महाजनपद अंग, वत्स और मगध। तो फिर हम मगध की, हाँ वजी, है ना, अंग, वजी और आपका मगध। वत्स तो आ गया मिर्जापुर और इलाहाबाद, कौशाम्बी तीनों जिला है उसमें। तो वो हम जब उसकी चर्चा करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मगध महाजनपद बहुत डेवलप है, क्योंकि मगध महाजनपद में नालंदा, पटना और गया, इन 3 क्षेत्रों का, हाँ, है ना, जो नॉर्थ और साउथ की जो बिहार की जो विभाजन होगा उसको ये जो गंगा नदी ही बांटती है ना। जैसे बिहार का आपका एरिया देखेंगे तो 94,063 किलोमीटर है, जिसमें 54,063 किलोमीटर जो है वो आपका नॉर्थ में चला जाएगा और 40,000 साउथ में आ जाएगा। तो साउथ में इधर से पुनपुन आ जाएगी, इधर से जो है आपका, आप समझ रहे थे सब। अच्छा, इस पर काम नहीं किया है आप लोगों ने? कौन सा किया है ना? हाँ, वो आपको बहुत बहुत इंटरेस्टेड है। उधर से कभी गंडक आएगी, फिर बूढ़ी गंडक आएगी, है ना, और सब आकर के जो भी आएगी वो आकर गंगा में मिलेगी। इधर से देखिएगा, हाँ हाँ, वो सब तो वही उत्तर भारत का वही मेन एरिया है ना। आप देखेंगे बाद में काशी जो है वो कोसी शोक भी है बिहार का। तो उसके पीछे कारण है कि बिहार के जो वो पूर्णिया वाला जो एरिया है, पूर्णिया हो गया और वो अररिया हो गया, हाँ हाँ, नहीं जो वो सिर्फ वही बॉर्डर एरिया है, वो सब उससे बर्बाद है कोसी से, हाँ हाँ, है ना। तो पूर्णिया एक जो है बिहार में मंडल है, तो पूर्णिया मंडल को जब आप देखेंगे तो उसमें पूरी डेवलपमेंट आपको सामने आएगा। तो हम तो सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आगे आ जाए, हम कहाँ थे बताइए, अब कहाँ थे हम लोग, चर्चा कर रहे थे।
हाँ, सिलेबस पे चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये हम चर्चा कर रहे थे कि मेंस में कौन कौन सा, तो आपने कहा कि मेंस में वो नहीं है, तो फिर कैसे डेवलप होगा, यही चर्चा हुआ था ना। चलिए आ जाइए आगे। तो फिर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इसकी अगर हम प्लान करें थोड़ा सा, तो ये कह सकते हैं कि आपका जो है ये एक वर्ष ही आपको चाहिए बस, 2024, यहाँ से लेकर के और जून 2024 तक तैयारी खूब बढ़िया से कीजिए मेंस का। और जुलाई, अगस्त और सितंबर भी, क्योंकि 30 सितंबर यानी कि एंडिंग है वो, ये 90 दिन की जो तैयारी है ना, ये फिर यहाँ पे प्रीलिम्स की, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैंने अभी पटना भी क्लास लेने गए तो हमने यही फील किया कि मतलब हम लोगों ने जितनी बार प्री दिया उतनी बार इंटरव्यू दिया, प्री मेंस फेल किए नहीं। इसके पीछे कारण था कि दिल्ली का माहौल या फिर जो है जेएनयू का माहौल, है ना। तो लेकिन मैंने पटना में देखा कि वो बच्चे कर क्या रहे हैं कि वो 10 महीने पढ़ रहे हैं प्री की तैयारी और 2 महीने मेंस की तैयारी। इस बेस पर आप सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन कहीं गलती से हो भी गया तो एसडीएम नहीं बनेंगे, और एसडीएम और डीएसपी नहीं बने ना, तो पीसीएस में जाने का बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। हाँ नहीं है वो, फिर तो वो बहुत पहले जो है चर्चिल ने कहा था कि इंडिया में 3 ही पोस्ट है, पीएम, सीएम और डीएम, नहीं बाकी सब तो जीने खाने की साधन है। देखिए आप सोच लीजिए, आप जैसे आप बिहार में डीएसपी का बहुत पावरफुल पद है, अगर आपको यूनिफॉर्म से लगाव है तब, यूनिफॉर्म से लगाव नहीं है तो फिर एसडीएम का पद ऐसा है ना कि जिसकी वैल्यू बहुत होगी, आप पैसा भले किसी पोस्ट पे बहुत कमा लेंगे, है ना। क्योंकि 63 वाला इंटरव्यू हम जब दे रहे थे, हमसे पूछा गया कि पहला ऑप्शन क्या है, तो मैं बता दिया कि सब रजिस्ट्रार। इंटरव्यू उसी कारण ख़राब हो गया, कहा कि पैसा कमाने आए हो, जो है ना। मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर, तो कहा कि लेडीज तो समझ में आता है कि एक जगह अस्थाई रुकना चाहती है, तुम कह रहे कि अस्थाई रुकने के लिए मैंने इसको डाल दिया था, जेंट्स अस्थाई क्यों रुकेगा, हमको मूर्ख बना रहे हो, है ना। सब रजिस्ट्रार पोस्ट है। हाँ आ जाइए, तो हम लोग चर्चा इसका करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है आपको कि बिहार में आप अगर ये 6 महीने मेंस लिखते हैं ना, तो इस बात की 100% गारंटी है कि मेंस फेल नहीं करेंगे। इसमें करना क्या होता है आपको, देखिए अभी हमारे पास 21 क्वेश्चन बिहार में लिखना है। 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 3, 7 मार्क्स जो क्वेश्चन होगा वो होगा 2, और 38 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्लिक करके होता है ना। और ये भी 38 या 38 और ये 2 होंगे, और ये हो गया आपका 76, ये हो गया 14 और ये हो गया 24, ये सब मिला के 114 मार्क्स। ये पेपर 7 हो गए, 7 क्वेश्चन लिखना हो गया आपको, देख लीजिए, सॉरी, है ना। 7 क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे पहले क्या था कि बिहार में 12 क्वेश्चन होते थे और 8 लिखना होता था, अब उसको इसने क्या कर दिया कि 21 क्वेश्चन लिखना है। तो अगर हम सब सेक्शन की चर्चा कर लें थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस विषय पर कोई चर्चा आपसे पहले नहीं किया होगा इस पोडियम से, क्योंकि यहाँ बीपीएससी के एक्सपर्ट तो पढ़ा रहे होंगे, लेकिन बिहार का मतलब एग्ज़ाम लगातार देना और बीपीएससी का मतलब जो है वो एक्सपर्टनेस यहाँ और कोई नहीं, मतलब पहले नहीं होगा, क्योंकि सर तो यूपीएससी ही देखते हैं लोहिया सर। तो अगर हम जीएस का पेपर 1 की बात कर ले, तो इसी में आप कह रहे हैं हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री का टॉपिक में आपका है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरी सिलेबस को आप समझ लें, और दूसरा ये भी है कि यहाँ पर प्रचलन है मुखर्जी नगर में कि आप कहीं से भी कितने पास आउट हैं, आप कहाँ के किस संस्थान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कि आप कहाँ के टॉपर, इसे मतलब नहीं है। यहाँ बच्चे फीडबैक भरते हैं और बताते हैं कि सर ये टीचर ठीक पढ़ा रहा है, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये खराब पढ़ा रहा है, तब कोचिंग वाला रेगुलर करता है ना। जबकि बच्चा जुमा जुमा 100 क्वेश्चन नहीं लिखा होता है,
टीचर 5,000 क्वेश्चन लिख के आया हुआ है, लेकिन तभी 100 क्वेश्चन नहीं लिखने वाला मूल्यांकन यहाँ करता है कि हाँ, आप ठीक हैं कि नहीं, आपको नॉलेज है कि नहीं, सच है कि नहीं। तो टीचर को भी ये पहला दिन बताना पड़ता है कि हाँ मुझे पूरी हिस्ट्री आती है, वो एंशियंट हो, मिडिएवल हो, मॉडर्न हो, क्या करेगा भाई वो। क्योंकि हमारी भी इच्छा है कि एक बार हम आए और फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा के चला जाए। आपको बता दें रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, या फिर जो है बैटल ऑफ बक्सर, वहाँ से स्थिति को शुरू करें, और फिर 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 1833, 1853 का चार्टर एक्ट, उसके दौर में 1857 बता दें। लेकिन आप पता है बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये टॉपिक तो बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन पूरा सिलेबस इस तरह से पढ़ा पाएंगे कि नहीं, ये डाउट है ना। ये सब जगह मतलब बड़े बड़े संस्थानों में, मैं नाम नहीं लूँगा, 400 बच्चे यूपीएससी की क्लास, हाँ यूपीएससी क्लास, तो वहाँ भी ये टॉपिक चलता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 114 मार्क्स के होंगे आपके ये, हाँ हिस्ट्री, और ये है आपका सेक्शन 1। सेक्शन 2 जो है वो आपके होगा आईआर और इंटरनेशनल इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, इसमें कुछ करना नहीं है। बिहार उहार में बहुत, देखिए यूपीएससी में बिहार में तो बड़ा अंतर है। यूपीएससी में जैसे कोई घटना आज हुआ और तुरंत निकल गया, पता नहीं चला आपको, 1 साल बाद उसके बारे में पूछ लेगा। आप दिमाग पर जोर डालते हैं कि जो है हिंदू में तो पढ़े थे ये चीज़ें, याद क्यों नहीं आ रहा है। और बीपीएससी में क्या है ना कि जो घटनाएं रोज रिपीट कर रहा है ना, उसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हाँ अब चैलेंजिंग थोड़ा सा हुआ है जब 8 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन बढ़े हैं, तो क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ आसान अब नहीं है। ये 114 मार्क्स। और फिर आपके जो है सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो हाँ डीआई, और ये 72 मार्क्स के होंगे, और ये 36 मार्क्स के होंगे, और 36 में प्रत्येक क्वेश्चन होगा 6 × 6। एक सेक्शन में 6 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। अब ये आपका सेक्शन पहला पूरा हो गया। ये सेक्शन आपको रैंक दिलवा देगा, ये सेक्शन आपको रैंक दिलवा देगा। यहां से आप अगर मेहनत करेंगे ना तो 70 मार्क्स पाएंगे, यहां से आप 80 मार्क्स पाएंगे, और यहां से आप 60 मार्क्स पा सकते हैं। यानी कि 210 मार्क्स यहां आप पा सकते हैं, और ये अकेले डिसाइड कर देगा ना। यहां पे आप लोगों को देखे होंगे 172, 180, 190, है ना, इतना नंबर तो आप देखे होंगे ना। मेरा भी 194 था, हालांकि वो 62 में उसमें नंबर दिया गया था लोगों को, 210 नंबर तक था उसमें हाईएस्ट। तो यहाँ आप 210 नंबर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? स्टैटिक्स के लिए बहुत नॉलेज नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब 3 महीना लगातार 4 महीना रोज एक सेक्शन बनाइए। 36 क्वेश्चन का जो एक पेपर है ना, जो 6 क्वेश्चन, ये बनाइए। अगर इसको बनाने में दिक्कत हो रही है तो इसके पीछे कारण है कि आपका एवरेज यानी कि औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, शेयर बाजार, और फिर थोड़ा सा आपका ये जो है ब्रीथ चार्ट, ये सब अच्छा नहीं है। तो ये 4-5 टॉपिक है अर्थमेटिक का, इसको ठीक कर लीजिए। इसको ठीक करने के पीछे कारण क्या है कि इसके 100 क्वेश्चन मार्केट से उठा कर बना लीजिए, ठीक हो जाएगा। और फिर बिहार का आप क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस, और वहीं से टच करिए। जो मतलब आप अलग से क्वेश्चन मत, जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले आप 10 साल का क्वेश्चन बना लीजिए बिहार का, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। और फिर मार्केट में जो भी किताबें हैं मैं बता दूंगा किसको लेना है, एक लीजिए और ये बना लीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर लगाइए, आधा घंटा लगेगा आपको, 30 मिनट 35 मिनट लगेगा। ये एक सेक्शन 36 नंबर का रोज बनाइए, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ये आपको आता है इससे मतलब नहीं है, इसकी स्पीड कितनी है। क्योंकि देखिए आपको समस्या क्या है ना कि ये जो है सेक्शन, इसको बना लेना है आपको 40 से 45 मिनट में, आपके पास 2 घंटा 15 मिनट चाहिए। अगर नहीं है तो ये पूरा अच्छा नहीं लिख पाएंगे।
क्योंकि ये तो आपको याद मिल जाएगा। इसमें भी अब आर्ट एंड कल्चर याद नहीं मिल रहा है, 68 में आप लोगों ने देखा होगा। अब ये बिल्कुल याद नहीं मिलेगा। इसमें आप जो लिखेंगे ना, स्मृति पर आधारित लिखेंगे। स्मृति पर आधारित और याद में अंतर है। स्मृति पर आधारित क्वेश्चन में अगर 450 वर्ड लिखेंगे ना तो आपको लगेगा 20 मिनट, और अगर आपको याद है तो लगेगा 16 मिनट। तो 4 मिनट का तो डिफरेंस हुआ ना। तो इतिहास में तो आपको याद मिलेगा, लेकिन इसमें याद नहीं मिलेगा। इसमें दे दिया कोरोना, तो कोरोना से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है। और दूसरा एक और बात कि प्रत्येक क्वेश्चन जो 38 मार्क्स के होंगे ना, उसमें हेड और टेल दोनों होगा। तो आप गलती क्या करते हैं ना कि इस पर 300 वर्ड लिख देते हैं और इस पर 100 वर्ड लिख देते हैं, और मूल्यांकन वो करता है इसको 20 नंबर पे, इसको 18 नंबर पे। तो यहाँ 20 में देता है आपको 13 नंबर और यहाँ 18 में देता है आपको 3 नंबर, तो मिल गया 16 नंबर। तो आपको हेड के साथ टेल को भी वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ करना है? एग्जाम हॉल में नहीं, सब यहीं कर लेना है। आपकी टारगेट ये होनी चाहिए कि 6 मंथ में 180 दिन है, तो 180 दिन में अगर हम 10 से गुना करें तो इतने क्वेश्चन हम इतना दिन में लिख लें। बस यही छोटी सी टारगेट रहेगी। आप मेंस किसी कीमत पे फेल नहीं करेंगे। बाकी जितना इस मार्केट में जो भोकाल है ना, सब झूठ भोकाल है, कोई भोकाल नहीं है। जिन्होंने नहीं लिखा है उनका नहीं होगा। ये सब कब? जून के पहले, क्योंकि जब आप एग्जाम सितंबर में दे के आएंगे ना, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीना करेंट इवेंट और रिवीजन और रेगुलर एक सेट लिखने का होगा। एग्जाम लिखने का ही है। देखिए, एग्जाम जैसे 3 घंटे का एग्जाम होता है ना, उसमें 1.5 गुना कर लीजिए और इतना देर आप लिखिए। यही डिमांड है मेंस की। तो रोज आपको 4.5 घंटा लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये 900 नंबर के जो मार्क्स है ना, इसमें आप 550 नंबर की और 600 नंबर की टारगेट नहीं कर सकते। यही इतना टारगेट कर लीजिए कि इंटरव्यू में 1 नंबर भी मिले ना तो लिस्ट में नाम रहे। और इंटरव्यू में आपको 60 नंबर तो मिल ही जाता है, 60 से मिनिमम 80 के बीच मिलता है लोगों को, अगर कोई उदंडता आप नहीं किए। तो इतना करने का मतलब है कि आपकी रैंक जो है टॉप 20 के अंदर में आ जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो तैयारी किसकी अच्छी होनी चाहिए? मेंस की। प्री की तैयारी की अलग डेवलपमेंट है। अब थोड़ा सा हम टॉपिक को कर लें, मेंस में हमें कहाँ कहाँ से फोकस करना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें, आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें 5 सेक्शन को कर लीजिएगा तो 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये 5 सेक्शन कौन कौन सा है? रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं 1857 का विद्रोह। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारी आवाज सबको समझ में क्लियर आ रही है ना? कोई यूपी से होगा तो पहला दिन थोड़ा सा र और स बिहार का टोन में बना रहता है ना? हाँ, तो क्लियर है ना आवाज? अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली हमारी इसमें गलती नहीं है ना। मैं जैसे जाता हूँ पढ़ाने जोधपुर में, अक्सर जाता हूँ आदर्श है इसमें, तो वहीं चर्चा होती है। इसके पीछे कारण है कि हमारी भाषा भोजपुरी है, और भोजपुरी भाषा की जो व्याकरण है ना, उसमें लिंग निर्णय नहीं है। तो लिंग निर्णय नहीं है तो लोग ट्रेन आ रहा है की जगह पर ट्रेन आ रही की जगह पर ट्रेन आ रहा है कहते हैं लोग। तो ये लिंग निर्णय वहाँ नहीं है, तो उसकी गलती नहीं है। और तीनों स को एक ही स बोल लेते हैं। एक बोल जाता है तालु से, एक मूर्धा से और एक दंत से। जैसे आपका ये जो स है वो तालु वाला है, ये स मूर्धा वाला है और ये स दंत वाला है। बिहार में इसी स से सबका उपयोग कर लेते हैं। ये 2 हो जाता है साइलेंट, क्योंकि ये जो है पहला स जो है वह तालु का मतलब क्या है? जब आप मुंह को खोलेंगे तो आगे वाला हिस्सा को तालु बोलते हैं और पीछे वाले हिस्सा को मूर्धा बोलते हैं। तो हम आगे पीछे का उपयोग नहीं करते, क्योंकि दोनों उपयोग करने के लिए हमको जीभ को ऊपर करना पड़ेगा। क्योंकि जीभ ऊपर सटा
तो तालु से उच्चारण हुआ, जीभ पीछे जाके सटा तो मूर्धा से उच्चारण हुआ। तो हमने क्या किया कि दोनों दांत को ही सटा लेते हैं, जो बड़ा आसान होता है, और फिर हम दंत स कह लेते हैं, है ना। तो ये आसान हो गया। और एक और है कि जितनी भारत की उपबोलियां हैं ना, भारत में सब मिलाकर 17 उपबोलियां, इसमें बिहारी हिंदी के 3 बोली, भोजपुरी, मैथिली और मगही, जिसकी अगर हम बात करें तो लोक कला में सबसे ऊपर है भोजपुरी, लेकिन हम साहित्य की बात करें तो मैथिली, और मगही सिर्फ जो है वह मगध प्रदेश और गया और अरवल तक की बोलचाल की भाषा है ना। तो अब इस भाषा में उपबोली जितनी है भारत में 17 उपबोलियां, कुमाऊनी गढ़वाली से लेकर सबको, उसमें भाषा की जो टोन होती है ना वो बड़ा फास्ट होता है। जैसे आप हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे तो आपकी भाषा में ठहराव होगी, लेकिन आप अंगिका बोलेंगे, आप मैथिली बोलेंगे तो स्पीड फास्ट होगा। उपबोली की ये पहचान है, विशेषता है उपबोली की, कि उसकी जो बोलचाल की भाषा होगी उसकी स्पीड फास्ट होगी, ठहराव कम होगा उसमें। तो जहाँ ठहराव कम होगा तो वहाँ पे हम चाहेंगे कि वह उच्चारण कर ले जो आसान हो। तो सबसे आसान उच्चारण हम 5 ही, हमारा उच्चारण स्थान 5 ही है, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, कंठ और तालु। तो जो सबसे आसान है वो ओष्ठ है, उसके बाद जो आसान है वो है दंत, और उसके बाद है आपका तालु, उसके बाद है कंठ, और सबसे कठिन उच्चारण है मूर्धा का। तो हम क्या करते हैं कि प और पद, पवर्ग से ओष्ठ से पवर्ग है तो स तो उसे होता नहीं है, तो हम दंत स ही बोल लेते हैं। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती बिहार की भाषाएं हैं। अगर आपको तीनों बिहार की बोलियां नहीं आएंगी, भोजपुरी नहीं आता हो, मगही और मैथिली नहीं आता हो, तो फिर स वाली समस्या आपके अंदर होगा ही नहीं। ठीक है ना, आगे चलें। तो देखिए हम लोग पहला सेक्शन रिवोल्ट ऑफ 1857, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि 1885 में हम कहते हैं बर्थ ऑफ नेशनलिज्म की भावना। नेशनलिज्म की भावना की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कह लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से बिहार में क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, मेंस में भी। एक तो उपनिवेश का जो कॉलोनियल सिस्टम है वह कैसे डेवलप हुआ, और हमारे यहाँ नेशनलिज्म की भावना आया कैसे। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब आप रिजल्टेंट की बात करते हैं तो उसमें एक चर्चा होती है लैक ऑफ नेशनलिज्म या लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिव सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। यानी उसमें यह कहा जाता है कि भारत में एकता की कमी थी, संगठन का अभाव था, और भारतीय जो जमींदार वर्ग थे या भारत के जो ब्लू ब्लड अरिस्टोक्रेट फैमिली थे, उनका हेल्प या सहयोग था अंग्रेजों के प्रति, ऐसी बात कही जाती है। तो अगर हम इस सिचुएशंस को अगर देखें तो ये महसूस होता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है वो 1885 में डेवलप हुई, और इसके पीछे कारण है, आप देखेंगे एक पुष्प की अभिलाषा पुस्तक पढ़े होंगे, आप कविता पढ़े होंगे, उसमें कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यानी सबको समर्पण ही नेशनलिज्म की भावना है। और नेशनलिज्म भारत में आया, इसके पीछे कारण है उपनिवेशवाद, क्योंकि देश को आज़ाद कराना था। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी किसके लिए हुई है ना, देश की आज़ादी के लिए ही। क्योंकि दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि जब देश आज़ाद हो जाए तो इस पार्टी को भंग कर दिया जाए। इस आज़ादी के समय में आप देखेंगे कि 3 जून 1947 द इम्प्लीमेंट ऑफ भंग कर दिया जाए। लेकिन ये जब स्थापना हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने इस बात की कहा था कि ये पार्टी तब तक रहेगा जब तक देश आज़ाद नहीं होता। आज़ादी के बाद इस पार्टी का कोई राजनीतिक मंच नहीं दिया जाएगा। तो 1947 3 जून 1947 आफ्टर माउंटबेटन प्लान, द गांधी जी डिसाइडेड द डिलीट ऑफ, या कह सकते हैं कि जो एंड ऑफ कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसको अपोज कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उनको लगता है कि देश की ये जो है भोली भाली जनता जो पढ़ी लिखी कम है, ये शायद प्रेम करने लगी है कांग्रेस पार्टी से, हाथ छाप से। और ये इस दौर में अगर हमारी दोबारा सरकार बनानी होगी तो कांग्रेस ही हमारे लिए बहुत बड़ा जनाधार होगा। क्योंकि गांधी बीमार व्यक्ति हैं, 73 ईयर्स ओल्ड हैं, तो गांधी शायद जी पाए या न जी पाए। तो गांधी के जाने के बाद अगर हमारा कोई बहुत बड़ा सहारा होगा तो कांग्रेस पार्टी होगी, है ना। तो 47 के बाद हम लोग को नहीं पढ़ना है,
हम लोग को 47 से पहले पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इसके जो सेशंस हुए हैं 1885 से लेकर के और 1947 के बीच में, तो 3 सेशन महिलाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1917, 1925 और 1933। सबसे पहले एनी बेसेंट की बात कर लेंगे, फिर सरोजिनी नायडू की बात कर लेंगे, और फिर नलिनी सेन गुप्ता की बात कर लेंगे। और फिर जो इम्पोर्टेंट सेशन, जैसे अगर हम बात करते हैं 1896 से द फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया है ना। फिर हम 1911 की बात कर लेंगे, द फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम जन गण मन गाया गया। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले वाली, जहाँ पे स्वदेशी डिमांड ऑफ स्वदेशी की बात की गई। 1906 द डिमांड ऑफ स्वराज की बात की गई। 1907 1907 जो है मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि जो है सूरत स्प्लिट की बात की गई, सूरत का विभाजन का बात किया गया नरम दल और गरम दल में, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो है वह 1905 के बाद भारत में आए थे, जो गरम दल हैं, और नरम दल 1885 से दिख रहे थे। लेकिन 1907 में लाला लाजपत राय को जो है उसका अध्यक्ष बनाने के नाम पर विभाजन हो गया। विभाजन जो है वो चला 1916 तक, 16 में लखनऊ समझौता के द्वारा फिर उसको एक कर लिया गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है आपके प्री के एग्जाम में। या फिर ये पूछा गया कि गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने, मात्र एक ही अधिवेशन था, बेलगांव वाली, है ना। या फिर ये कह लिया जाए कि वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने, तो 1931 जो कराची सेशन था, है ना। तो ये सारी चीज़ें बिहार में 37 38 खूब पूछता है, जब आप हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, तो ये भी एक बार हम वहाँ पे देख लेंगे। और फिर इस विचारधारा पर पूरी डेवलपमेंट चलती है, यानी भारत में यहाँ से 3 तरह के राष्ट्रवाद का 3 जनक हैं। एक राष्ट्रवाद का चाइल्डहुड डेवलपमेंट, एक राष्ट्रवाद का यंग, और एक राष्ट्रवाद का जो है प्रौढ़ावस्था, या कह सकते हैं कि वो एडल्ट वाली। तो 1885 से 1905 को हम बचपना कह लेते हैं, है ना, चाइल्डहुड डेवलप। 1905 से 1919 का दौर जो होगा, अगर हम उसकी बात करें तो वह हमारा ट्रांजिशन फेज भी होगा, और एक एक्सट्रीमिस्ट का दौर भी होगा, गरम दल वाले होंगे। देखिए, नरम दल और गरम दल अलग अलग विभाजन का तो रूप है, लेकिन दोनों का एम्बिशन एक ही था, दोनों की डिमांड थी देश की आज़ादी। लेकिन एक कह रहा है कि ट्रू एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा के साथ है, और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि बाई हुक एंड बाई क्रुक, यानी कि हमको जैसे भी चाहिए। और अब बचपन में सुने होंगे शेक्सपियर की कथन कि एनीथिंग इज पॉसिबल लव एंड वार। प्यार और युद्ध में हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि जो है आपने जो है वो पता लगा कि तोप लेकर के आए हुए हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और हमारे यहाँ से घोड़ा और हाथी और सैनिक और चाकू और छुरा से हम लड़ रहे हैं। सही है ना। बाबर तोप लेके आया था, और यहाँ लोग जो है वो बड़े बड़े से बर्छा और जो है वो भाला लेकर घूम रहे थे। तो हम युद्ध में हार किसकी हुई? इब्राहिम लोदी की हार हुई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। जस्टिस का मतलब है रिजल्टेंट, एनीथिंग इज फेयर लव एंड वार। और यही कारण से कहा जाता है ना कि प्रत्येक मतलब एनी एथिकल पीपुल नॉट डिसाइडेड द लव एंड वार। जो भी व्यक्ति नैतिक है ना, उसके लिए प्यार और युद्ध जायज नहीं है। ये दो चीज उनको नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं बात आप। क्योंकि इसकी जो रिजल्ट होती है ना, उसमें पावरफुल व्यक्ति को होना जरूरी है। और पावरफुल व्यक्ति कौन होगा? डोमिनेंट पर्सनालिटी का मतलब क्या? जो ट्रू और नॉन वायलेंस कहता है वो डोमिनेंट नहीं हो पाएगा, वो तो एथिकल हो जाएगा। और हम जब मोरलिटी की बात करते हैं ना, तो मोरलिटी से न युद्ध जीता जाता है और न प्रेम जीता जाता है। क्योंकि मोरल वैल्यू का मतलब क्या कि किसी व्यक्ति को समस्या हो वहीं पे आप साइलेंट हो जाएंगे। एथिक्स शब्द जो है, एक एथिक्स शब्द है जो यूनान प्रदेश का शब्द। एथिक्स का मतलब है पूरी क्लास को अगर हम देखें, जैसे पूरी क्लास यहाँ पे हंगामा करें, तो मैं कहूँगा कि आपकी एथिक्स बहुत कमज़ोर है। लेकिन हम ये सिर्फ एक व्यक्ति ये हंगामा करें तो हम कहें कि भाई अपना मोरल वैल्यू आप सुधार लीजिए। तो मोरल वैल्यू सिंगल पर्सन के लिए और प्लूरल पर्सन के लिए एथिक्स शब्द है, और ये नैतिकता है। तो नैतिकता का मतलब क्या है कि सत्य और अहिंसा का पालन करना। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि सत्य और अहिंसा का पालन करके हम देश की आज़ादी की बात करेंगे, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि हमें आज़ादी चाहिए, वो कैसे भी मिले, प्रेम से मिले तो ठीक है, नहीं तो हम छीन लेंगे। लेकिन ये कब डेवलप हुए? 20 वर्ष के बाद। 1885 में जिस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लगभग 20 वर्ष के बाद
हमारे देश में गर्मपंथी आए। क्योंकि गर्मपंथी शुरुआत में आए होते ना तो लॉर्ड डफरिन जैसा व्यक्ति 1884 टू 1888 है ना, लॉर्ड डफरिन जैसा व्यक्ति आप ये विश्वास कर लीजिए कि उसी दिन युद्ध को, उसी दिन इस पार्टी को भंग कर देता। और हम लोग अगर 1857 का रिवोल्ट हारे हैं, इसके पीछे कारण है कि जब हम बहादुर शाह जफर के साथ दिल्ली में जाते हैं तो लखनऊ में बेगम हजरत महल शांत बैठी हुई हैं। जब हजरत महल युद्ध करती हैं तो कानपुर में नाना साहब शांत बैठे हैं। जब नाना साहब के साथ होता है तो बरेली में खान बहादुर खां शांत बैठे हुए हैं। जब खान बहादुर खां के यहाँ हो रहा है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शांत बैठी हुई है। तो सोचिए कि इस बात को लॉर्ड कैनिंग कहता है कि भारतीय इतने मूर्ख थे कि हमारे पास 5000 सैनिक था और मैंने पूरा इंडिया को घूम के जीत लिया, लेकिन अगर इनके पास लैक ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का अभाव नहीं होता और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी संगठन होती जो पूरे भारत को देखता, तो एक ही दिन कहता कि युद्ध आज शुरू किया जाए। आपको याद होगा कि जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू करते हैं, जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, एक ही दिन शुरू होता है जिस दिन तिलक की मृत्यु होती है। तिलक की मृत्यु के दिन पूरा इंडिया में शुरू कर दिया जाता है। अगर ऐसा घटना 1857 में होती तो आप विश्वास करते हैं कि नहीं कि उसी समय हम जीत गए होते। इस बात को लॉर्ड कैनिंग कहता है कि अगर भारत में लैक ऑफ यूनिटी और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अभाव नहीं होता तो बैगन बैगेज हम यहां से चले गए होते। क्लियर है? तो इन सब बातों को समझना है। आपको थोड़ा सा समझ में लग रहा है कम आ रहा है? तो दुखी नहीं है ना? बता दीजिएगा भाई, बिंदास रहना है, लाइफ एक ही मिली। नहीं आ रहा है समझ में? हैं? देखो आज जो पहली क्लास है तो मैं चाहता हूं कि पूरे एक बार हम प्लानिंग को समझा दें। देखिए सिलेबस आपका क्या है? फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हाँ हाँ, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर बाद में लिखा हुआ रहेगा। पहले लिखा रहेगा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो अगर हम बीडी सावरकर की बात करें तो बीडी सावरकर ने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल किसको कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा है? 1857 का विद्रोह को। तो यहाँ से हम जर्नी शुरू करेंगे और 47 में जाके लास्ट करेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर के बहाने एंशिएंट मिडिएवल को टच कर लेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न सबको थोड़ा थोड़ा बता दूँ। तो ये एक ऐसा चल रहा है। नहीं, आप जैसे कहिएगा मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरी हिस्ट्री अच्छी है। और हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आप सर समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्चुअली कल से जब एक टॉपिक हम बोर्ड पे लिखेंगे ना और उसी को आपको लिखवाएंगे, उसी को समझाएंगे, तो आपको पूरे पूरे समझ में आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से करना चाहिए क्योंकि देखिए मॉडर्न से क्वेश्चन भी ज़्यादा प्री में पूछ रहा है 1857 के विद्रोह से। हाँ हाँ, हम उसके पहले हम 100 वर्ष की, देखिए जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाने की एक शैली होती है ये कि जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बताएंगे, जैसे आप प्रभा कोचिंग में आए हैं तो पहले हमको ये जानना होगा कि हम प्रभा में क्यों आए हैं, ठीक है? और फिर हमको ये जानेंगे कि प्रभा में कौन है जिसके कारण हम आए हैं, और फिर हमको ये जानना होगा कि प्रभा हमको क्या दे सकता है। तो वैसे 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ उसको जानने के लिए ना हमको 100 वर्ष का इतिहास जानना होगा। 1757 से लेकर 1857 के बीच की 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध,
14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। ये 3 युद्ध ये भारत में तय कर देता है कि अब भारत में अगला शासक कोई होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, वह सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स होंगे, अंग्रेज होंगे। क्लियर है? तो जब अंग्रेज होंगे तो सत्ता को वही चलाएंगे। और भारत में 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई। तो उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और फिर एक बंगाल प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जिसको हम कह लेते थे। तीनों के एक हेड होते थे जिनको हम कहते थे गवर्नर। लेकिन 1773 में 1764 के बक्सर युद्ध के बाद भारत में इस बात की मुहर लग जाती है कि भारतीय सत्ता को देखने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होगा और वह ब्रिटिशर्स होंगे। क्लियर है ना? 1773 में फिर एक अंग्रेजों ने एक्ट लाया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। उसमें थोड़ी सी बदलाव की गई। बदलाव ये किया गया कि पहले 3 गवर्नर थे इंडिया को देखने वाले, और तीनों अपनी रिपोर्ट एक व्यक्ति को करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड हुआ करता था, और जो EIC का हेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो लंदन में बैठता था। अब ये नहीं रहा। अब हो गया कि बंगाल के गवर्नर को हमने गवर्नर जनरल कह दिया, और उसके अंदर 2 व्यक्ति आ गए। कौन कौन? मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर। हाँ ठीक है, ठीक है दोस्त, पूरी क्लास जो कहेगा वही करूँगा। हमारी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? हाँ, आ जाओ आ जाओ, टॉपिक में ही आ जाते हैं। ये पांचों लिखवा दे पहले। ये 5 टॉपिक जो है मॉडर्न का, हाँ मैं बता दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ समझ गए बात में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अच्छा इंग्लिश से घबराइएगा मत आप लोग, है ना? मैं कल से हिंदी ही लिखूंगा पूरी। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और ये शुरू हुआ 1920 में। ये 1920 में शुरू हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, और ये हुआ 1857 में। ये 3, और उसके बाद चौथा हम बात कर लेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नहीं, और ये बता रहा हूं मैं, वो चीज़ों को पहले कर लीजिए। मैं आपको 38 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना? फिर 7, 8 सबका फिक्स किया जाएगा। नहीं, हाँ 7, 8 के लिए हम कोई फिक्स नहीं करेंगे, टोटल सिलेबस पढ़ा देंगे। लेकिन ये 5 टॉपिक ऐसा होगा ना कि आपको सोने के बाद भी कहा जाए ना कि इसको लिखो, तो इसमें आप 24 से 28 नंबर पा सकते हैं प्लानिंग करके। क्योंकि जो 38 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, जैसे देखिए 38 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, 38 में अगर 25 आ गया ना, वो ढीला हो जाता है, सबका ये स्थिति है। 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें एक ही बार आपको मिल गया 50 नंबर। 50 का मतलब 150 नंबर हो गया। समझ रहे बात आप? सिर्फ 38 मार्क्स का। एक बात को ध्यान रखिएगा, अब कि अगर आपके क्लास में एग्जाम हॉल में स्पीड स्लो हो ना, तो 8 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। 38 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भूल के मत छोड़िएगा, क्योंकि इसको सीधे आप कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, सीधे आप कह रहे हैं, है ना? जब आपको लग रहा है कि आज हमारी स्पीड कम हो गई, अब क्वेश्चन छूटेगा, तो 7 नंबर के तिलांजलि देना बढ़िया है, 38 मार्क्स का नहीं। क्योंकि आप 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन लिख के जो नंबर पाएंगे, वो 38 नंबर का एक ही क्वेश्चन लिख करके उससे ज़्यादा नंबर पा जाएंगे। और 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन लिखने में जितना समय लगेगा ना, उससे कम समय लगेगा 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखने में। क्यों?
क्योंकि एक क्वेश्चन जब आप लिखते हैं ना तो एक बार सोचते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं दिमाग में और फिर लिखना शुरू करते हैं। लेकिन जब 3 क्वेश्चन लिखेंगे तो 3 बार सोचेंगे, 3 बार फॉर्मेट बनाएंगे। तो एक तो हमारा ये हो गया, आ जाइए आगे। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। आ जाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये हो गया आपका 1930, 1930। अच्छा मैं हट जाऊं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942। ये 5 टॉपिक आप कर लेते हैं ना तो 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है। यानी कि आपके मिला के चलिए कम से कम 53 से 55 नंबर, यानी कि आप जोड़ लीजिए 50% क्वेश्चन हिस्ट्री का मात्र 5 टॉपिक से पूरा हो गया। ठीक है, अब कैसे ये 55 कैसे है भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन जानने के लिए आपको साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज और नेहरू रिपोर्ट को जानना होगा। असहयोग को जानने के लिए चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, जालियांवाला बाग और औली टेक्ट को जानना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन को जानने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार, अगस्त ऑफर, डिमांड ऑफ मुस्लिम जो है मुस्लिम लीग, इसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन को जानना होगा। तो इनसे 8-8 नंबर का 7 नंबर का एक क्वेश्चन तो फिक्स है ना, और एक क्वेश्चन यहां से मिल गया। तो आपके 55 नंबर के क्वेश्चन मात्र 5 टॉपिक से मिल गए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 5 टॉपिक होगा ना, इसका बहुत स्पेसिफिक नोट्स बनाइएगा। मैं बनवाऊंगा, उसके अनुसार आपको करना है। जैसे कारण एक जगह जानिए, फिर परिस्थिति जानिए, असफलता का कारण जानिए, असफलता के बाद होने वाली स्थितियों को जानिए, है ना। तो ये जब 4-5 तरह से आप चीज़ों को जानेंगे, और फिर क्वेश्चन की एक अंतिम में होता है की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब होता है जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि आप इनसे क्या समझते हैं, इसका आलोचनात्मक वर्णन करें, इसके बारे में संक्षेप में वर्णन करें, इस पर विश्लेषण करें, इस पर जो है इसे आप क्या समझते हैं। ये सब का आंसर अलग अलग होगा। 38 मार्क्स के क्वेश्चन में एक और बात का ध्यान देना है, और वो ये ध्यान देना है कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन जब भी लिखिएगा ना तो उसमें कंक्लूजन और स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भूमिका और निष्कर्ष। अगर ये दोनों बहुत अच्छा नहीं किए हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए इसी में हम लोग और क्या जोड़ लेंगे, अभी इसी में हम लोग जोड़ लेंगे पाला आर्ट, यानी कि पाल कला। इसी में हम लोग जोड़ लेंगे मौर्य आर्ट, यानी कि मौर्य कला। और इसी में हम लोग जोड़ लेंगे पटना कलम। और इन सब के साथ एक और जोड़ लेंगे मिथिला पेंटिंग। हालांकि मिथिला पेंटिंग सिलेबस में नहीं है, आप लोग को ये पता होगा, है ना, लेकिन बिहार से हैं तो मिथिला पेंटिंग खास करके उसके जो कोहबर होता है, जो शादी में घर में जो लिखाया जाता है, इसके बाद दुल्हन आती है उस घर में चित्रकारी जो बनता है, या और भी जो चीज़ें हैं, ये हाँ हाँ वही मिथिला पेंटिंग है। मिथिला जो है ना उसका मखाना भी प्रसिद्ध है, और मिथिला का जो मेन जो मिथिलांचल का जो मेन है ना वो मधुबनी ही है ना। तो हम मिथिला पेंटिंग वही मधुबनी पेंटिंग कर लीजिएगा। अब देखिए ये 4 टॉपिक और कर लिए तो हम लोग को मिल गया कि और 38 नंबर का क्वेश्चन, कि नहीं मिला। अब देखिए हम शुरू में 55 जोड़ लिए थे और ये 38 और जोड़ लीजिए। तो आज भी प्लानिंग करने वाला बच्चा अच्छा करके आएगा एग्जाम हॉल में। आप हाथ पैर को ढीला कर लेंगे ना
कि नहीं अब तो क्या होगा, अब तो आर्ट एंड कल्चर पूरा जो है एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न पूरा सिलेबस को कर दिया है, तो समस्या में आ जाएंगे। 93 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ना जो आपको याद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी जो बचता है आपके 7 और उधर 14, यानी कि 21 नंबर के क्वेश्चन, इसके लिए हमें पूरा आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना होगा। और फिर हम लोग को और क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे 1857 से हम शुरू करेंगे तो 1905 में हम बंगाल का विभाजन करेंगे, 1906 में हम स्वराज की बात करेंगे, और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी करेंगे। साथ में हम लोग गरम दल नरम दल का विभाजन करेंगे। 1909 में मोर्ले बिंटो। 11 में राजधानी परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजधानी परिवर्तन जो 11 में घोषणा हुई और 12 में किया गया, उसमें बहुत बड़ा आधार है। प्री में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि 11 की परिवर्तन के बाद क्या हुआ। तो एक चीजों को आप देख लेंगे, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं उसको, बिहार से जुड़ा हुआ, इसको लिख लिए कि पहली बार जो बिहार को बांटा गया ना, बंगाल को जो बांटा गया 1905 में बांटा गया। 1905 में जो बांटा गया वह है वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल का मतलब आज की बात हम कर लेंगे, इसको हम लोग कह लेंगे पूर्वी बंगाल, और यह है पश्चिम बंगाल। ये बांटा गया 16 अक्टूबर को। बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीलिम्स पर अगर आप पढ़े होंगे तो 16 अक्टूबर। अब ये जो पूर्वी बंगाल है वो आज बांग्लादेश के रूप में डेवलप है। ये पश्चिम बंगाल जो है ना, इसको 4 राज्य के रूप में हम डेवलप करेंगे। एक वेस्ट बंगाल, दूसरा हमारा होगा बिहार, और झारखंड। ये 1905 की स्थिति है। अब इसके बाद हम 11 में घोषणा जॉर्ज पंचम के दिसंबर के महीने में हुआ, फरवरी में लागू किया गया, ऑफिशियल काम अप्रैल से शुरू कर दी गई। राजधानी कहां से कहां लाया गया भाई, कलकत्ता से दिल्ली। जब कलकत्ता से दिल्ली लाया गया ना राजधानी, उस दौर में बंगाल अलग हो गया। जो वेस्ट बंगाल है वो अलग हो गया और 3 एक साथ हो गए। कौन कौन, बिहार, हाँ, ओडिशा और झारखंड। ये कब हुआ भाई, 1911-12 में। अब बंगाल से अलग हो गए तीनों, क्योंकि जैसे विभाजन हुआ ये लोग बोले कि हम लोग साथ रह लेंगे, राजधानी हमारा पटना ही रहेगा। फिर 1935 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। इस 35 का अधिनियम के बाद फिर जो है एक विभाजन हुआ, ओडिशा अलग हो गया और यहां दोनों ये साथ रहे। कौन कौन, बिहार और झारखंड। ये घटना है 1935 की। और फिर 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्यों का विभाजन हुआ। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बिहार से अलग झारखंड। 15 नवंबर है ना, ये बिहार अलग हो गया और फिर ये झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर। 35 के बाद, 35 में तो अधिनियम था और अधिनियम के बाद ये 36 में हुआ। ये बिहार में 2 बार 3 बार तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्रीवियस पेपर, अगर आपने देखा होगा तो, है ना, कि कब हुआ कैसे हुआ। तो उड़ीसा अलग हो गया और ये गतिविधि शुरू हो गई। क्लियर है। तो बिहार की ये एक छोटी सी डेवलपमेंट है जिसको हम जान रहे हैं। तो 93 नंबर के क्वेश्चन हमने मेंस में फिक्स कर लिया। अब हम टॉपिक तय करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर कहां कहां से उठ पाएगा। ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम जाते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कह लेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन, आप दुखी नहीं हो रहे हैं ना,
क्योंकि बच्चों को देखता हूँ एकदम बिल्कुल वो चेहरा बिल्कुल हंसी वाला नहीं, धुआं सा चेहरा किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा लेवल ऊपर नीचे जा रहा है। अब देखिए एंशियंट हिस्ट्री में जो हमें ध्यान देना है, वो सबसे पहले ध्यान देना है हड़प्पा। सिविलाइजेशन, इसको लिखते जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा आप लोग को भी लगे कुछ हो रहा है ना, और मुझे भी लगे कि बच्चों ने कुछ कुछ किया। देखिए जितने डाउट आपको बनेंगे ना वो सब बनाइए। 2350 BC का मतलब होता है ईसा पूर्व से लेकर 1750 BC, ईसा पूर्व। यहां से हम लोग कुछ आर्ट एंड कल्चर उठाएंगे और फिर हम चर्चा कर लेंगे वैदिक एज की। वैदिक एज इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी वैदिक एज बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। वैदिक युग का जो समय है वह 1500 से 600 ईसा पूर्व है, जिसमें दो वैदिक है, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का समय 1500 से 1000 और 1000 से 600 जो है वो आपके उत्तर वैदिक। और यहाँ 4 वेद की रचना की गई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। ठीक है। इसके बाद 3 तरह की ऋण की बात की गई, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, और 16 संस्कार कहा गया, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वेदारंभ, विद्यारंभ, समावर्तन, केशांत, विवाह और अंत्येष्टि। इसके बाद हम 8 विवाह के प्रकार भी यहाँ माने, जो बिहार में पूछता है प्री में, 4 एक्सेप्टेड और 4 अनएक्सेप्टेड। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये मान्य है। और अमान्य है गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। वो सबके परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि विदाउट परमिशन ब्राइड एंड ग्रूम्स, ओनली डिसाइडेड फॉर पेरेंट्स, सोसाइटी एंड रिलेटिव्स, इसको हम कहते हैं प्रजापति विवाह। यानी कि बिना दुल्हन का कोई संबंध का, कोई बातचीत किए, ओनली डिसाइडेड मतलब सिर्फ निर्णय कौन लिया है, पेरेंट्स यानी माता पिता, रिलेटिव्स यानी कि नातेदारी, रिश्तेदार, और फिर सोसाइटी मतलब समाज। वह विवाह खूब चला है बिहार में, जिसको हम कहते हैं प्रजापति विवाह, है ना। तो ये विवाह की प्रकार जो है एक्सेप्टेड है। ब्रह्म विवाह का मतलब जिसमें ब्रह्मा आशीर्वाद देने आए, है ना। देव विवाह का मतलब है जो ब्राह्मणों घर में देवताओं का इंद्र राजा आशीर्वाद देने आए। और फिर एक आर्ष विवाह है जो सिर्फ उन जो मतलब बनिया समाज के लोग थे, एक गाय और बैल सिर्फ किसानी के लिए, खेती के लिए डोनेट करके विवाह करते थे, वो एक्सेप्टेड था। उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे जो है वो 6 आपके जो होंगे दर्शन, योग, सांख्य, है ना। इसके बाद उत्तर मीमांसा की बात कर लेंगे, पूर्व मीमांसा की बात कर लेंगे, है ना। तो इस तरह के दर्शन की वैशेषिक की बात कर लेंगे, तो 6 दर्शन की बात होगी। तो ये पूरा वैदिक युग प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, बिहार में पूछा गया है। ऋग्वेद कितने भागों में बटा हुआ है, या ऋग्वेद के रचयिता जो उसके जो है ग्रंथ के जो ब्राह्मण कौन है, जैसे ऐत्रेय कौशिकी हैं ऋग्वेद के, सामवेद के पंचवी, षड्वी, छांदोग्य और जैमिनी है ना। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रेय हैं, और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण हैं। तो ये सभी पूछा गया है बिहार में, तो प्रीलिम्स के लिए वहाँ भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सेक्टर कौन सा हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा हमारा वैदिक युग। और वैदिक युग के बाद 2 चीज़ें सामने आता है, एक तो रिलीजियस मूवमेंट जिसको हम धार्मिक आंदोलन कहते हैं, और दूसरा उसी समय चलता है महाजनपद, जिसमें हम 16 महाजनपद की चर्चा करेंगे। और उसी समय बिहार में चलता है राइज ऑफ मगध, और मगध में 3 डायनेस्टी की चर्चा करेंगे। कौन कौन से,
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, है ना। ये बिहार में ही चर्चा होगी। ये डायनेस्टी कहाँ पे है? सेंट्रलाइज नहीं है, ये सिर्फ मगध साम्राज्य के आसपास है। इसको हम राइज ऑफ मगध कहेंगे। तो 600 से 400 ईसा पूर्व के बीच में जो घटना होगी, यहाँ पे महाजनपद से क्वेश्चन बिहार में पूछा गया है कि सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि द्वितीय नगरीकरण का दौर कब शुरू हुआ। तो प्रथम नगरीकरण यानी कि नगरीय सभ्यता कौन सा भाई? इंडस वैली है ना। ये तो विलेज वाला सभ्यता है, रूरल वाली है। और फिर जो आपका महाजनपद होगा वो दूसरी जो है नगरीय सभ्यता की शुरुआत होगी। तो एक साथ हम चर्चा तीनों की कर लेंगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ते समय में करेंगे। एक तो महाजनपद, भारत जो है कितने महाजनपद में बटा हुआ है? 16 महाजनपद में। और महाजनपद की जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे 600 से 400 ईसा पूर्व के बीच में। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में हम लोग बीसी कह लेते हैं। और इसी दौर में हमारा शुरू होगा रिलीजियस मूवमेंट। देखिए रिलीजियस मूवमेंट में जो बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो प्री के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। और बुद्धिज्म में आपको थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में भी जानना होगा, क्योंकि बुद्ध संघ है ना, उसकी नियमावली वो कहाँ पे है। या फिर जैन धर्म की परंपरा को भी बात करेंगे तो 24वें तीर्थंकर महावीर थे, तो महावीर बिहार में ही पैदा हुए। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी जो स्तूप है, जो उसकी बनावट है, जो उसकी नियमावली है, उसकी चर्चा करेंगे। और ये जो धार्मिक आंदोलन है, जैसे धार्मिक आंदोलन अगर आप सेंट्रलाइज रूप में पढ़ेंगे, यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे, तो इसका जो दौर होगा यूपीएससी के लिए, ये आपको 4 टर्म्स में पढ़ना होगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। देखिए बिहार में बौद्ध और जैन ही पूछा गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं चारों पढ़ा दूंगा, मुझे कोई शिकायत नहीं है ना। लेकिन आप सेंट्रलाइज होकर चाहते हैं सिर्फ बीपीएससी फोकस करें, तो 2 ही धर्म होगा, बौद्ध और जैन। जैन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि जैन में 24 तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव के साथ परंपरा शुरू होती है और महावीर के साथ खत्म होता है, क्योंकि महावीर का जो है कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। उसका विवाह होता है जमाली से, और जमाली बाद में विरोध कर देता है जैन धर्म का भी, और जैन धर्म को छोड़ करके वह जाकर के एक नया धर्म एक्सेप्ट कर लेता है, आजीवक धर्म, है ना। और आजीवक की अगर हम बात करें तो मखली गोसाल उसके संस्थापक थे। बाद में उसमें अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार भी उसी धर्म में जुड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये महाजनपद, रिलीजियस मूवमेंट और फिर राइज ऑफ मगध, हाँ, और मगध का उत्कर्ष, ये तीनों हम एक ही साथ पढ़ लेंगे और एक ही समय में होगा। और मगध का उत्कर्ष में ही आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नाम किसने रखा? तो उदयन ने रखा था, जो अजात शत्रु का पुत्र था। और पटना नाम शेरशाह सूरी ने रखा था। ठीक है, शेरशाह का सूरी है 1540 से 45। 1526 में बाबर के साथ एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं पानीपत का फर्स्ट युद्ध, है ना। वो युद्ध के बाद बाबर इंडिया में जीतता है और यहीं रुक जाता है। 1527 में एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ। 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध, है ना, मेदिनी राय के साथ। और 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। और 30 में मृत्यु हो जाती है किसकी? बाबर की। बाबर के 4 बेटे, है ना, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी, और एक बेटी थी गुलबदन बेगम। अगर हम योग्यतम को उत्तरजीविता बात करें तो गुलबदन बेगम जो लिखी है बाबा जो है हुमायूं नामा, उसी को शासिका बनाना चाहिए था। लेकिन ये लोग 1236 से 40 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया शासिका बनी थी। और रजिया से इन लोगों ने सीख लिया था कि वो पर्दा प्रथा को त्याग दी थी। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ना, हमारा धर्म जो है उसमें पर्दा प्रथा तो लगना ही होगा। और वो महिला पुरुषों की तरह आने लगी। क्योंकि जब हम रजिया की चर्चा करते हैं, हमसे पूछा गया था इंटरव्यू में बीपीएससी का, क्योंकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था पीजी में, तो हमसे पूछा गया कि रजिया असफल थी, इसके पीछे सब एक कारण अगर बताना हो तो हम सिर्फ महिला होना, सिर्फ महिला होना, है ना। तो आप देखिएगा कि गुलबदन बेगम को नहीं बनाया गया तो हुमायूं बन गए। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, बिहार में बक्सर जिला में एक जगह है चौसा। और 1540 में कनौज बिलग्राम का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्ध के बाद हुमायूं की हार हुई, शेरशाह सूरी की जीत। हुमायूं इंडिया छोड़कर अरब प्रदेश भाग गया। फिर मुस्लिम प्रदेश वो 15 साल रहा। और इसी बीच 40 में आता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह जो है वो 40 से 45 तक रहता है।
और इसी बीच में पाटलिपुत्र को वो पटना नाम रखता है, ठीक है ना, जिसको हम पटना कह रहे हैं। फिर पाटलिपुत्र बात चल रही है, बात पाटलिपुत्र एक रेलवे स्टेशन भी बना है पटना उटना में, देखेंगे आप, है ना। तो चर्चा करेंगे हम लोग आगे। इतिहास पूरी परंपरा है और ये भूलने वाली नहीं है विषय, लेकिन कंसेप्ट के साथ फैक्ट जानेंगे तब नहीं भूलेंगे। सिर्फ फैक्ट रटेंगे तो हिस्ट्री के साथ एक कहावत है कि हिस्ट्री जोग्राफी बहुत बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। लेकिन वो कब, जब आप कंसेप्ट को नहीं डेवलप करेंगे। तो हम लोग ये तीनों एक साथ देख लेंगे और यहाँ से हमारी परंपरा शुरू होती है, जिस पर मेन फोकस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए और इंटरव्यू के लिए भी। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, एंशिएंट हिस्ट्री को आप बहुत अच्छा रखिएगा। उसके पीछे दो कारण है कि पटना यूनिवर्सिटी का एक आध प्रोफेसर आपके इंटरव्यू पैनल में बैठेगा और वो एंशिएंट हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट नहीं है तो भी पूछेगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री को बिहार का इतिहास कह ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या गुप्ता मगध और मौर्य, वो बिहार के इतिहास हो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, बराबर है ना। भाई आपसे पूछा गया कि जो है ये बताइए कि जो है सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत मेगास्थनीज था वो इंडिया में आया, उसके बारे में कुछ बताइए। तो हमारे एक मित्र थे, वो बोले कि सर हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है सर। तो बोले कि नहीं हम हिस्ट्री पूछ ही नहीं रहे हैं, हम तो बिहार के इतिहास पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो मगध साम्राज्य मगध महाजनपद में आया था वो, तो वो बता दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आप जो है बीटेक होंगे, मुझे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, जब से ये आए हैं अतुल प्रसाद, तो बिहार की स्थितियों को वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किए हैं, है ना, क्योंकि इसी के कारण है कि निबंध में एक क्वेश्चन 100 नंबर के बिहार स्पेसिफिक होना, है ना। ये दिखाता है कि आप बिहार की नॉलेज अच्छा रखते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन जानते हैं, 1920 में कौन व्यक्ति कहाँ से था, ये भी चीज़ों को जानना होगा। जैसे देखिए एक बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें एक ए हेड हो गया, टेल में उसमें होता है इंपॉर्टेंस ऑफ कुंवर सिंह, या फिर एक और होता है टेल में कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिहार। तो क्वेश्चन का लेवल बदल गया। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ बिहार की बात करें ना, तो देवघर की रोहिणी जगह है, वहां से हम शुरू करेंगे इतिहास को, है ना। वो झारखंड में तो हो गया 2000 के बाद, तो हम रोहिणी से शुरू करेंगे और पटना में पीर अली की भी चर्चा करेंगे हम, है ना। हम लोग मोतिहारी की भी चर्चा करेंगे, सारण की चर्चा करेंगे, छपरा, सीवान, औरंगाबाद के लोगों की चर्चा करेंगे। वो मैं लिखवाऊंगा आपको, मेरा वो काम है कि बिहार में कौन कौन स्पेसिफिक व्यक्ति कहाँ से लड़े। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिहार, तो फिर उसमें 170 वर्ड लिखेंगे बिहार पर और 30 वर्ड लिखेंगे कुंवर सिंह पर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ कुंवर सिंह, तो 160 से 70 वर्ड कुंवर सिंह और 30 से 40 वर्ड बिहार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की लेवल को समझना है, ये नहीं कि आप रटा मार के गए हैं आप तो कहते नहीं आ गया वो क्वेश्चन, हाँ तो लिखो शुरू कर दीजिए। आप क्वेश्चन की मांग को समझिएगा और क्वेश्चन की दोनों मांग को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हेड से ज़्यादा टेल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको 250 वर्ड टेल पे डाल देना होगा और 200 वर्ड हेड पर। और जब हेड इंपॉर्टेंट हो तो 250, क्योंकि ऐसे बिहार का जो कॉपी चेक जो लोग कर रहे हैं उनसे मेरी बात होती है, तो लोग यही कहते हैं कि 38 में हम लोग टारगेट होता है कि हेड को 20 नंबर पे रखें और टेल को 18 पे। और जो बच्चा जिनको गाइड नहीं किया गया है ना, जो प्री पढ़ के पागल रात भर होके मेंस देने गए हैं, वो पता क्या करते हैं, वो 400 वर्ड लिखते हैं हेड में और 50 वर्ड लिखते हैं टेल पर। तो जब 50 वर्ड लिखेंगे तो 18 में 50, 18 में आपको कितना नंबर दिया, 4 नंबर दे दिया जाएगा। और 20 में आप जो है पता लगा कि आप जो है 15 नंबर भी लाते हैं तो भी आपका 19 नंबर हुआ। जबकि स्पेसिफिक मार्क है 24 से 28, 28 नंबर आपका आना चाहिए अच्छा नंबर, और मिनिमम 24 आना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लांट रहेंगे। आगे आ जाइए, हम लोग चर्चा करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मौर्य। मौर्य क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे कारण है कि अशोक को आपको जानना होगा, अशोक के लेख को जानने होंगे। और आर्ट एंड कल्चर में पूरे मौर्य कला फेमस है। और दूसरा, अब पटना, मौर्य और पाल, पहले क्या होता था कि पटना इस बार आ गया क्या, तो हाँ तो पाल और मौर्य कर लो, ऐसा कहते थे। अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पिछले बार पटना 38 में आया है, तो आपकी 7 मार्क्स में पटना दे देगा। तो एक और बात का ध्यान रखेंगे इसमें कि जो क्वेश्चन हम 450 वर्ड में तैयार करेंगे ना, उसको 100 वर्ड में भी तैयार करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप तो बड़ा लिखने की आपकी आदत है,
तो फिर छोटा नहीं, जैसे देखिएगा कोई व्यक्ति बड़ा सा ग्राउंड हो वहां पर उसको बाइक सिखा दीजिए, और कल वो कहता है कि मार्केट से मैं सब्जी लेके आता हूँ, उसको बाइक मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसको चलाने की आदत है ग्राउंड में, और ग्राउंड में कटिंग नहीं होती कि ये दोनों के बीच से निकल जाना है, वो दोनों के बीच से नहीं निकलेगा, इसको मारते हुए निकल जाएगा। नहीं समझ गए बात हमारी? तो यहां भी इस बात का ध्यान देना है। देखिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में जाने के लिए आपको प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्लान पता है कहाँ करेंगे? यहीं करेंगे। हम लोग 4-5 दोस्त थे, दो तो हो गए यूपीएससी में हो गए, आईआईटी से थे, एक बच्चा जो है वो बिहार में हो गया, एक लड़की थी वो भी बिहार में हो गई, वो दोनों एसडीएम हो गए। तो हम 4-5 दोस्त एक सप्ताह में एक बार संडे संडे को मिलेंगे, और 3 घंटा सिर्फ प्लानिंग पे ही चर्चा होगी। आप प्लान पे चर्चा करेंगे तो प्री फेल और मेंस फेल नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ेंगे ना तो आपको ही पता नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि पिछले बार देखिएगा पटना कलम या पाल कला 7 नंबर का पूछ दिया था, पूछा था ना, और आप तैयार कितना किए हैं? वो तो फिगर बना बना आप किए हैं 450 वर्ड में। तो जितने भी 450 क्वेश्चन होंगे ना, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी। और एक और बात बता दूं मैं, जब एग्जाम होता है तो लगातार एग्जाम होता है, आज और कल और परसों। तो जो 100 पेज की, जो 150 पेज की नोट्स होगी, जैसे मान लीजिए हमारा नोट्स आपको 100 से 110 पेज का होगा हिस्ट्री, अगर मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को तो, लेकिन अंतिम में मैं उस 110 पेज के नोट्स को 5 पेज में भी कंसाइज करा के मैं जाऊँगा, क्योंकि एग्जाम के अंतिम दिन ना उस 5 पेज ही काम आता है, 110 पेज की कॉपी नहीं रात में काम आती। जब कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो 5 पेज ही काम आएगा। उस 5 पेज में क्या होगा? 4 पेज में एक क्वेश्चन लिखे है ना, तो उसको हम 1 से 2 लाइन में लिख देंगे, यानी कि 4 पेज का मतलब कि एक पेज को आधा लाइन बनाएंगे और एक पेज को आधा, तो 4 पेज को हम 2 लाइन बना देंगे। तो 100 पेज को हम 5 पेज की कॉपी में खत्म कर देंगे, और वो 5 पेज कभी पढ़ लीजिए, 1 घंटा में पढ़ लीजिएगा आप। उसमें क्या होगा? सिर्फ पॉइंट होगा कि डालना क्या है। लेकिन ये 5 पेज कब इंपॉर्टेंट है? जब 110 पेज की तैयारी आपने किया है, 110 पेज कोई और किया है, 5 पेज आपको दे दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आया कि ये 5 पेज है क्या, है ना? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हम मौर्य की बात कर लेते हैं। मौर्य में अब थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हो गया। पहले मौर्य कला पूछ लिया जाता था, अब इसमें सबकी बात कर ले जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अशोक के बाद वाले को आफ्टर अशोक कर लीजिएगा, आफ्टर अशोक या अशोक के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप जो है दशरथ है, जो है, इसके बाद हम बात करते हैं संघमित्रा, या फिर जो है हम बात करते हैं जो है वो आपका अंतिम पुष्यमित्र शुंग के जो है किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ है। तो अलग अलग किसकी, कुणाल, सबकी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि ये लोग पावरफुल नहीं थे। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी वैल्यू आप अकबर को देंगे ना, उतना हुमायूं को नहीं देंगे। ये दोनों में अंतर क्या है? लाइक फादर लाइक सन, एक बाप है एक बेटा है। लेकिन हुमायूं पे अगर आप कलम 10 पेज में चलाएंगे तो अकबर पे 50 पेज पे चलानी पड़ेगी। तो इतिहास इस बात की गवाह है कि इंपॉर्टेंट व्यक्ति को इंपॉर्टेंट वैल्यू दीजिए, जो इंपॉर्टेंट ना हो। ये सोचिए आपके यहाँ एक 20 साल पुराना रिश्तेदार घर पे आता हो और एक साल पुराना, दोनों को सेवा एक ही जैसा करेंगे क्या? नहीं ना। एक व्यक्ति के लिए पूरा घर लगा हुआ, एक व्यक्ति कहते हैं कि चाय पत्ती और चीनी है ना, तो हाँ ठीक है बुला लो। समझ रहे बात आप? तो यहाँ भी ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक पर ज्यादा फोकस करना है, और फिर यहाँ की इनके समय की आर्ट को, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एक मिल जाएंगे, या तो 38 का मिलेगा, नहीं तो 38 नहीं मिला, मौर्य नहीं मिला, तो 7 और 8 का तो मिलना तय है। और फिर इसी के साथ हम चर्चा कर लेंगे हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी और इसका दोनों का जो मुख्यालय है ना वो पाटलिपुत्र है। गुप्ता में भी हम सीधे आ जाएंगे। देखिए हम लोग जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तो हम फाउंडर की चर्चा करेंगे, श्री गुप्त की, लेकिन हम अभी फाउंडर की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मेंस का हम टॉपिक कर रहे हैं। इसमें हम सीधे आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट पे, चंद्रगुप्त प्रथम पे। तो चंद्रगुप्त प्रथम हिंदी में लिख दे क्या? नाम तो चलेगा ना? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट का मतलब है प्रथम, और इसका बेटा होगा समुद्रगुप्त।
अब समुद्रगुप्त के साथ आप जो देखेंगे पूरे इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की डेवलपमेंट, फिर चंद्रगुप्त सेकेंड की बात कर लेंगे हम। और चंद्रगुप्त सेकेंड के दौर में जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका नवरत्न। और फिर हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा कुमारगुप्त की, और कुमारगुप्त के साथ हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध विहार, है ना। और फिर चर्चा कर लेंगे स्कंदगुप्त, और इनके साथ भी रुद्र दामन का अभिलेख से लेकर के सबकी चर्चा कर लेंगे। ये 4 लोगों की चर्चा गुप्ता डायनेस्टी के दौर में कर लेंगे। और भारत में मंदिर का इतिहास यहीं से शुरू होता है। हाँ, और भारत में सती प्रथा के दौर में जो सती प्रथा शब्द एरन अभिलेख में पहली बार मिला है, और एरन अभिलेख यहीं से मिला है। तो गुप्त वंश भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम युग है। तो स्वर्णिम युग इसलिए ध्यान देना है। और दूसरा हमें ध्यान मौर्य गुप्ता पे ज्यादा क्यों देना है, क्योंकि दोनों की जो राजधानी है ना वो पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र राजधानी है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ एंशियंट का पार्ट नहीं रहा है, बिहार का इतिहास भी हो गया नहीं। तो इसकी हम चर्चा कर लेंगे। और यहां से आपका मेंस और प्री दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्री में एक और टॉपिक भी होगा इसमें, पोस्ट मौर्य और पोस्ट गुप्ता, यानी कि गुप्त के बाद और मौर्य के बाद। जैसे शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, जो है कुषाण वंश हो गया, है ना। तो ये सब की चर्चा हम कर लेंगे वो प्री की एग्जाम में। अब हम सीधे आ जाते हैं, भारत को 2 भागों में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की अगर बात करेंगे तो यहां हम स्थापत्य की चर्चा कर लेंगे। एक नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत और साउथ। अब यहां हमारी जो शैली होगी वह नागर शैली होगी। नागर शैली मंदिरों की जो शैली होगी, मंदिर की बनावट और नागर शैली होगी। ये द्रविड़ शैली होगी। और फिर एक बीच की बनावट होगी जिसमें नॉर्थ और प्लस साउथ दोनों होगा, और ये है आपका बेसर शैली। बेसर शैली, ये मंदिर का इतिहास भी हम यहां पे देखेंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब देखिए नागर शैली की मंदिर को क्या हम करेंगे, जब हम लोग नागर शैली की मंदिर जो है वो सपाट बनावट होगा, है ना। सपाट क्यों, इसके पीछे कारण क्या है देखिएगा। जब हम अलवार नैनार संतों की चर्चा करते हैं 7वीं 8वीं सदी में, तो एक शब्द कहा जाता है कि भक्ति दक्षिण उपजो रामानंद उत्तर लायो। तो जब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आया ना, तो इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं आया। यहां के मंदिर के पुजारी पैसा नहीं मांगते कि हमको 501 चाहिए तभी हम पूजा कराएंगे। दक्षिण भारत में शुरू में प्रोफेशनलिज्म हो गया, व्यवसायीकरण हो गया, वो फिक्स कर दिए सब कुछ का। तो वहां पैसे की आवभगत ज्यादा हो गई। दूसरा, दान के प्रति उनका एक ढंग था कि सामाजिक कार्यों का एक रूप था कि 10% संपत्ति जो हमारा आय होगा उसका हम दान कर देंगे। और हमारे यहाँ देखिएगा चंदा मांगने आप जाइएगा तो लोग कहते हैं कि 1000 चंदा दे दीजिए, कर नहीं 551 ले लीजिए, हम 1000 देने की स्थिति में नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं। दूसरा, आप देखिएगा, आप कभी गंगा किनारे चले जाइए इलाहाबाद के संगम पे, वहाँ नहाइएगा, उसको 101 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 551 रुपये क्या मांगेंगे वो नहीं मांगता। वो बोलता है कि जो भी श्रद्धा हो दे दीजिए। वहाँ विवाह में रूल है कि आपका कम से कम विवाह में सामान्य पंडित भी कराएगा तो 11,000 रुपये लेगा साउथ में। और यहाँ पंडित को लोग 5,000 रुपये दे देते हैं। रात में नचनिया बजनिया पर लोग खर्चा कर देते हैं 50,000, और ब्राह्मण को 5,000 देंगे, और वह ब्राह्मण पैसा मांगता नहीं है, कम होगा तो गाली देते हुए निकल जाएगा, गेट से नीचे उतरेगा गाली देना शुरू कर देगा। तो व्यवसायी तो नहीं हुआ ना। तो हमारे यहाँ आमदनी कम हो गया। तो सोचिए, आमदनी कम होगा तो नागर शैली की जो मंदिर होगी इसकी बनावट भी सपाट होगी। नीचे से हम देखेंगे कि मंदिर की जो बनावट होगी वो क्या होगा कि नीचे से एक ऐसा बनावट हम कर लेंगे, ऊपर में एक बड़ी सी इस तरह से डेवलपमेंट है, और यहाँ इस तरह का अब ये झंडा लग गया। ये बनावट है यहाँ की मंदिरों की। लेकिन अगर आपको मीनाक्षी मंदिर को देखना है द्रविड़ शैली का, तो गोपुरम, पुरम
स्तंभ है और लौह स्तंभ, भीतरी स्तंभ है, तो देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पैसा बहुत लगा है। तो सोचिए कि जब आपके गांव में सबका घर एक ही जैसा नहीं है, गांव के जो प्रधान होगा उसका घर अलग होगा, होगा ना। तो यानी क्या कि मंदिर में भी पैसे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो द्रविड़ क्षेत्र में पैसा ज्यादा था साउथ में, तो वहां मंदिर की बनावट बुनावट पर खर्च किया गया, डिजाइन पे खर्च किया गया, और हमारे यहाँ मंदिर सपाट हो गया। क्योंकि हम क्या कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और दोनों के बीच की एक शैली है जिसको हम बेसर शैली बोले, और ये पूरे 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक डेवलप होता रहा। और तभी बीच में आप देखेंगे कि भारत में 712 में एक व्यक्ति आया 13 में, जिसको हम कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम। 998 में घूमने आया और 1025 तक लगातार आता रहा, जिसको हम कहते हैं महमूद गजनवी। 1175 में आया इंडिया, 1191 में आया, 1192 और 1194। 1194 में जो हुआ वो हुआ चंदावार का युद्ध। 1192 और 91 में हुआ तराइन का प्रथम और दूसरा युद्ध। 1175 में गुजरात पर आक्रमण, यह मोहम्मद गोरी किया। तो 3 भारत में अलग प्रदेश से, मुस्लिम प्रदेश से लोग आए, एक मोहम्मद गोरी और एक मोहम्मद गजनवी और एक व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम। और इन व्यक्तियों ने आकर भारत में एक डेवलपमेंट चेंज कर दी, और 1194 का चंदावार का युद्ध ये तय कर दिया कि भारत में अब सत्ता स्थापित होगी तो वो होगी किसी मुस्लिम प्रदेश का व्यक्ति का। और मोहम्मद गोरी अपना एक गुलाम, उसके 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दुज और कुबाचा, जिसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मिलिट्री हेड था उसका। तो उसको इसने भारत में स्थापित कर दिया और एक सत्ता की शुरुआत हो गई, जिसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वह 320 वर्षों का इतिहास है, 1206 से लेकर 1526 तक, जहां पे हम सबसे पहले एक कहते हैं डेवलपमेंट, जिसको हम लोग, आप लोग अब हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। और ये समय है 6 से 90। गुलाम वंश के जाने के बाद आता है खिलजी वंश। क्योंकि गुलाम वंश में आपको क्या क्या पढ़ लेना है भाई, अगर प्री के लिए पढ़ना हो तो 1206 से 10 कुतुबुद्दीन ऐबक, 1211 से 36 इल्तुतमिश, 36 से 40 से रजिया, 46 से 66 नासरुद्दीन महमूद, 66 से 87 गयासुद्दीन बलबन, 87 से 89 कैकुबाद और ट्यूमर्स। मेंस के लिए पढ़ना हो तो सिर्फ इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन की राजत्व नीति। क्लियर है? अब आपका कंप्लीट हो गया। खिलजी वंश की हम बात करते हैं तो खिलजी वंश में 1290 में शुरू होता है, 1320 में समाप्त हो जाता है। इसमें आपको प्री और मेंस के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति पढ़ना हो, अलाउद्दीन खिलजी। मेंस के लिए उसकी बाजार नीति और उसकी दक्षिण का विजय मलिक काफूर के साथ। और प्री के लिए आप जो है पूरे उसके डेवलपमेंट को देख लेंगे, स्पाई सिस्टम से लेकर सब। इसके बाद हम आ जाते हैं तुगलक वंश में। और तुगलक वंश का जो समय है वह 1320 से 1414 है। यहाँ हमें प्री और मेंस के लिए मात्र 2 लोग को पढ़ना है, 1325 से 51 मोहम्मद बिन तुगलक, 1351 से 88 फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से क्या पूछ सकता है 7 नंबर क्वेश्चन में, उसकी 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स। और फिरोज शाह तुगलक से पूछ सकता है फिरोज शाह तुगलक की जो है नीति। और फिरोज शाह तुगलक को हम सल्तनत काल का अकबर कहते हैं, जिसके पीछे उनके सामाजिक कारण है। और उसके 4 तरह के कर, जजिया, जकात, खम्स और खराज, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। तुगलक के बाद एक आ जाएगा सैयद वंश, जो बहुत कुछ भारत में करेगा नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है शाहरुख के दोस्त थे। और शाहरुख का पिता जिसका नाम तैमूर लंग था, 1398 में इंडिया आया था, आक्रमण किया था। और उसके जाने के बाद एक व्यापारी जो यहाँ पे सत्ता स्थापित कर लिया, जिसका नाम था खिज्र खां। और इसने 1451 तक भारत को डार्क एज में रखा। और फिर आता है लोदी वंश। और लोदी वंश में भारत को हम फिर एक बार विकास के दौर में देखेंगे सिकंदर लोदी के यहाँ। 1451 से लेकर के 1526 तक लोदी वंश है, जिसमें 1451 से 89 बहलोल लोदी, 89 से 17 सिकंदर लोदी, 17 से 26
इब्राहिम लोदी। हम सिकंदर लोदी को क्यों देखेंगे कि सिकंदर लोदी की जो नीतियां हैं, सुधार है, उसकी बनावट बुनावट है, उसकी धार्मिक स्वरूप है, उसकी चर्चा होगी। हम इल्तुतमिश की चर्चा करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा करेंगे आर्ट एंड कल्चर में भी। ये हमारा हो गया पूरा जो है 1526 तक। अब समझ में आ रहा है? हाँ, इसे लिख लिया आप लोगों ने? हट जाए। देखिए, इतिहास का मतलब ये है ना भाई कि मतलब आपको इतिहास तब तैयार है ना, तो प्री लेवल पे भी और मेंस लेवल पे भी तैयार होना चाहिए। क्योंकि जब 30 क्वेश्चन हम लोग गलती, एक क्वेश्चन गलती होता, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होता था प्री में। इसके पीछे कारण था कि पूरी इतिहास जबान पे याद थी, और आपको तैयार इसी लेवल का करना होगा। बिना मरे स्वर्ग कैसे मिल सकता है? अब तो बिहार में, अब तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है यूट्यूबर ने ऐसा कर दिया है कि एसडीएम बन जाते हैं लोग, वो पता कर लेता है सब कि कब आप आ रहे हैं बिहार, और बैंड बाजा के साथ जो है वो थार वाली गाड़ी जो है, खुली जीप जैसी गाड़ी पे बिठा करके वो गांव तक ले जाते हैं। मुझे लगता है कि पूरे जीवन की सार्थकता वहीं पूरी हो जाती है, और बाद में कितना पैसा कमाएंगे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें लगता है ना कि जीवन में पैसा कमाने का बहुत उम्र है, लेकिन प्रतिष्ठा कमाने का उम्र यही है। और प्रतिष्ठा आप मुखर्जी नगर में करोड़ों कमा लेंगे, नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक छोटा सा एसडीएम का पोस्ट भी आपको मिल गया ना बिहार में, तो जो प्रतिष्ठा आपको मिलेगी ना, मैं अब देख रहा हूँ, मेरी तो 67 में मेरे मित्र जो मेरे साथ 12 साल से साथ थे वो एसडीएम हुए हैं, तो उन्होंने जिद कर दिया कि हम भी चले, हाँ कि मेरे यहाँ अभी चलिए। मैं कहा कि यार मैं जा नहीं पाऊँगा, लेकिन कहा कि चलिए चलिए, तो मैं गया। मुझे महसूस हुआ कि सुबह के 7 बजे ट्रेन लगी और कम से कम 150 लोग फूल माला लेकर के तैयार थे। जब अरवल जिला में, हाँ, और जबकि हम सिचुएशन हम जानते हैं कि पहले उनको रात को 12 बजे भी ट्रेन रोकती थी ना, तो घर वाले भी रिसीव करने नहीं आते थे। सच बता रहा हूँ, है सच है ना। तो फिर जब मौका है तो फिर उगते हुए सूरज ही बन लिया जाए, नहीं। और ये सब जो मैं करा रहा हूँ ना, 2-3 महीने में सब कुछ आपको भी याद हो जाएगा। आपने प्रॉपर समय नहीं दिया है, और अकेले बैठ करके क्रिएटिव अप्रोच नहीं डेवलप किया है। मतलब अकेले बैठ कर कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका आंसर ऐसे लिखूंगा तो कैसा होगा, इसका ऐसा हुआ तो कैसा होगा, इस पर डिस्कस कभी नहीं किया है। ये जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक अधिक से अधिक मार्क्स, क्योंकि देखिए जो 38 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, तो मार्क्स देने के लिए बना गया है, ये रखने के लिए कहा गया है, देने के लिए। तो इसका मतलब है कि देना है वहां पे। अब देखिए यहाँ पे हम चर्चा कर लेंगे अब बाबर की, 26 से लेकर 30 तक। बाद में हुमायूं की यहाँ भी हमारे पास, बाबर हुमायूं सबके यहाँ बहुत आर्ट एंड कल्चर की डेवलपमेंट है। और आप देखेंगे कि जितने भी आगरा के आसपास की जो बनावट बुनावट है, ये लोग उसमें स्थापत्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये लोग का। और फिर ये 55 से 56 के बीच में चले जाएंगे अरब प्रदेश। इसमें हम लोग फिर डाल देते हैं हम अकबर, शेरशाह सूरी को अलग से लिख लेंगे। अकबर के दौर में आप देखेंगे अकबर की स्थापत्य नीति, अकबर की जो है राजपूतों की और धार्मिक नीति की चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। और फिर अकबर के बाद हम जहांगीर की बात कर लेंगे। और जहांगीर की अगर हम विकास की बात करें तो पेंटिंग का गोल्डन पीरियड जहांगीर का समय था, है ना। तो ये भी हमें तैयार कर लेना होगा। देखिए आप थोड़ा सा अधिक पढ़ के चले जाइए, लेकिन अगला अटेम्प्ट का इंतजार मत करिए। और शाहजहां का जो समय है 1628, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजमहल आगरा में निर्माण हुआ, दिल्ली में लाल किला, और दिल्ली में जो है जामा मस्जिद, और लाहौर में नौलखा मस्जिद, है ना। तो 1658 में इनके बेटा ही इनको गिरफ्तार कर लिया था। और इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे औरंगजेब का। औरंगजेब को आपको बहुत ढंग से तैयार कर लेना होगा। इसके पीछे कारण ये है कि औरंगजेब के द्वारा जब संगीत और चित्रकला, स्थापत्य कला को प्रतिबंध लगाया गया, तो जो बिहार के चित्रकार थे वो बिहार पहुंच गए, और जाके वो मुसलहपुर में रुके, पटना शाही में रुके, मनेर, बिहटा, दानापुर के आसपास रुके, और वही पटना कलम का डेवलपमेंट हुआ। पटना कलम वही है ना, तो फिर हम इसको जानेंगे तो पटना कलम की इतिहास को हम जान लेंगे, है ना। तो ये 1658 के दौर में आप देखेंगे, और 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको भी हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो अकबर की राजपूत और धार्मिक नीति थी
उसी नीति का विरोध करके, उसका उल्टा करके औरंगजेब ने, अकबर ने जिस नीति को डेवलप करके, विकसित करके अपनी संस्था, अपनी संगठन को, वंशावली को, डायनेस्टी को ऊंचाई पर ले गया, उसका विरोध करके। जैसे अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, इसने जजिया कर शुरू किया। उसने झरोखा दर्शन शुरू किया, इसने झरोखा दर्शन बंद किया। उसके यहाँ जो है हिंदू और मुस्लिम त्योहारों पर प्रतिबंध नहीं था अकबर के यहाँ, या हिंदू के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया, या यहाँ नवरोज के त्यौहार पर, विवाह की प्रचलन पे, या जो है मुस्लिम समाज की जो रीतियाँ हैं और हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं वो सब अलग अलग परिवर्तन किया गया। मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्थिति इनकी खराब हो गई, और यही कारण था कि इनकी जो सिचुएशंस थे वो थोड़े कमज़ोर हो गए, और वो अपने आप में अलग डेवलपमेंट के साथ था। औरंगजेब तक हम चले आते हैं, और फिर हम 1707 से 1757 के बीच में जो दौर होगा वो आएंगे। 1707 से 12 तक बहादुर शाह, 12 से 13 जहांदर शाह, 13 से 19 फरूख सियर, और 1948 मोहम्मद शाह। इसमें प्री के लिए मैटर इंपॉर्टेंट है। और फिर 1757 से हम शुरू करेंगे, प्लासी समझाएंगे हम कल, क्योंकि कल हम शुरू करेंगे 1857 के बीच। तो हाँ, अब तो सब बता ही दिए, अब तो हिस्ट्री में कुछ बचा नहीं। तो टॉपिक आधुनिक के शुरू करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न एक बार आप पूरा मेंस को पढ़ लीजिएगा ना, तो फिर प्री पढ़ने के लिए हमारे पास समय है, क्योंकि हमारी एग्जाम 30 सितंबर को है। लेकिन हम अभी प्री पढ़ेंगे ना तो ये चलेगा अप्रैल तक। मान लीजिए मार्च अप्रैल तक चला, बीच में थोड़ा सा छुट्टी हो बीच में, तो 3 महीने तो चलेगा। अब अप्रैल के बाद हम जब मेंस पढ़ाएंगे तो आपको मेंस पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो साइक्लोपीडिया बताएगा कि बेटा रात को जब सोएंगे ना कि मेंस पढ़ रहे वो प्री का एग्जाम है। सच है कि नहीं? तो अब मई तक फ्रीली माइंड से। और दूसरा क्या है कि मैं आपकी कॉपी रोज चेक कर दिया करूँगा, रोज एक, जैसे आज टॉपिक खत्म किया तो उसमें मैं क्वेश्चन दूंगा, वो चेक कर दिया करूँगा। उससे क्या होगा कि आपकी कमियां छन के बाहर आ जाएगी। मन मांग चलिए कि मैं आपको 200 क्वेश्चन लिखवा दूंगा। 200 क्वेश्चन लिखने के बाद ना कहाँ क्या डालना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि देखिए एग्जाम, मेंस का जो एग्जाम है ना वो सिलेक्टिव है, उसमें चीज़ों को फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है इस बात का ध्यान अगर नहीं है तो समस्या होगी। तो कल उसको करते हैं। बाकी अगर मन में कोई और डाउट हो तो बताएं आप लोग। क्या? हाँ सर बताइए। वहाँ तो हम लोग क्लास को आज इन करें यहीं पे।